Hello, students. Welcome to CA Intermediate Cost and Management Accounting रिवीजन वीडियोस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दिस इज CA आयुष राठी. I have qualified my chartered accountancy in my 2022 attempts. It's been 2 years being a chartered accountant. I have scored 97 out of 100 marks in CA Intermediate Cost and Management Accounting. सो आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, ये रिवीजन वीडियोस का पहला लेक्चर है आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। ये आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं? अगर आप ग्रुप 2 पेपर 4 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका अटेम्प्ट सितंबर 24 या उसके बाद ड्यू है और आप ऐसे रिवीजन वीडियो सर्च कर रहे हैं जो आप सारे कॉन्सेप्ट आपकी कवर करेगा 100% कवरेज, और आपको इसमें माइंड मैप एक्रोनियम्स की टेक्निक मिलेगी कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए, अच्छे से समझाया जाएगा। टारगेट हमारा 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 रहने वाला है। अप्रोक्सीमेटली हर वीडियो 1 घंटे के आसपास के ड्यूरेशन की होगी, क्योंकि हम कवरेज 100% कर रहे हैं और साथ के साथ याद भी करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने एक बार पहले से पूरा सब्जेक्ट कवर कर लिया है आपको और ज़्यादा इजी होगा याद करने में। बट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और आप फास्ट कैच कर लेते हैं तो भी आप इसको समझ के याद कर सकते हैं, देन आपको खुद से रिवाइज करना पड़ेगा। स्टार्ट करने से पहले फटाफट एक बार देख लेते हैं वेटेज कैसा दिया आईसीआई ने हमारा। ये वाला वेटेज सेक्शन वाइज आईसीआई ने दिया हुआ है हमारा। सेक्शन वाइज आईसीआई बोलता है आपका कि आपका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट शीट वाला चैप्टर मिला के 10 to 15 मार्क्स का आएगा। अगर हम ओवरऑल देखें तो 70 to 80% आपका पेपर प्रैक्टिकल रहने वाला है, 22% 30% थ्योरी, प्लस आपका अब 30% एमसीक्यू आता है एंड 70% पेपर आपको पूरा रिटर्न में देना होता है। 30% एमसीक्यू भी आपका केस बेस्ड रहता है, विच इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल। और देन आपके जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, मटेरियल कॉस्टिंग, एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, एबीसी कॉस्टिंग, इन सबको मिला के ऐसे 35 to 40% बोला। सर ये जब सारे मिक्स हो गए 35 to 40 है तो हम असरटेन कैसे करें कौन से चैप्टर में से कितना आएगा? तो बेटा उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर एक बार देख लेते हैं। इसके लिए मैंने आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर का भी फुल एनालिसिस करा है कि हर चैप्टर से कितना आता है। सर यहाँ पे हमें ग्रीन और रेड दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? ग्रीन का मतलब ये है कि आपका ऑप्शनल में भी जो ऑप्शनल आता है ना, कि ऐसे बोलता है कि इन 5 में से कोई 4 आंसर दे दो, जो क्वेश्चन 6 रहता है, वो ग्रीन में से हाईलाइट किया गया है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो हमेशा मैंडेटरी होता है वो रेड में हाईलाइट किया गया है। ये आपका बेटर एनालिसिस है, इससे आपको ये भी दिखेगा कि कौन सा मैंडेटरी चैप्टर आ रहा है, कौन सा ऑप्शनल आ रहा है। यू कैन सी फ्रिक्वेंटली मटेरियल कॉस्ट जो आपका आता है वो, या फिर लेबर कॉस्ट जो आता है वो मैंडेटरी क्वेश्चंस में आ जाता है। मटेरियल कॉस्ट में आपका जैसे आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन रह सकता है ईओक्यू वाला, एम्प्लॉय लेबर में रोवन प्रीमियम स्कीम में से बोनस निकालने वाला, इस टाइप के क्वेश्चन आईसीआई अक्सर आपका 5 नंबर के लिए मैंडेटरी क्वेश्चन डाल देता है। पहला आपका थ्योरी चैप्टर है जो ऑप्शनल में आया करता था, पर अभी मई 24 में जब आपका 70 मार्क्स का थ्योरी आया उसमें भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया और वो मैंडेटरी था। इस चैप्टर को बिल्कुल छोड़िएगा मत, क्योंकि हमारा 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट है। ये 1 घंटा लगा के आप इस रिवीजन लेक्चर को सुन लीजिए, आपका पहला चैप्टर कवर हो जाएगा। देन आपको बस इस लेक्चर को सुनना है और आपको याद भी हो जाएगा। हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। लोग अक्सर इसे अनइम्पोर्टेंट मान के छोड़ देते हैं कि इतना थ्योरी कौन करेगा, बट आपको आज मैं बहुत इजीली अच्छे से करवाऊंगा और सब याद भी हो जाएगा। और हर चैप्टर को हम इसी तरीके से अच्छे से कवर करके चलेंगे। आपको इसी वीडियो से आइडिया हो जाएगा कि हमारी कवरेज किस टाइप से रहने वाली है, और आपको कैसी चीज़ें समझ में भी आएगी बहुत अच्छे से और साथ के साथ याद भी होगी। प्लस मैंने आपका सितंबर 24 का एक एस्टिमेटेड एनालिसिस करा है, जिस हिसाब से मैंने सारे चैप्टर्स को देखा है, समझा है, पास्ट ईयर पैटर्न्स को समझा है। तो ये आप आईसीआई का पैटर्न देखेंगे तो हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ आने के चांसेस हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं। सर जॉब कॉस्टिंग में से तो कुछ नहीं आ रहा था, फिर भी आपने 4 मार्क्स क्यों डाले? बट जॉब कॉस्टिंग में पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इंक्लूडेड था, जो अब नहीं रहा है, तो हर टाइम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में से एक क्वेश्चन आ जाया करता था। तो आप मान के चलिए पूरे पूरे चांसेस है यहाँ से भी क्वेश्चन आने के। और लास्ट टाइम अगर मटेरियल कॉस्टिंग में से मैंडेटरी आ गया तो आप मान सकते हैं इस बार एम्प्लॉय कॉस्टिंग में से एक 5 नंबर का हो सकता है मैंडेटरी आ जाए। देन मार्जिनल से बहुत टाइम से मैंडेटरी नहीं आया है, जो आईसीआई का फेवरेट रहता है, यहाँ से आ जाए। जॉब एंड प्रोडक्ट से लास्ट टाइम आ गया था, तो इस बार चांसेस है यहाँ से एक मैंडेटरी क्वेश्चन आ जाए। बट यू नेवर नो कि कहाँ से आएगा। आप सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है हमको, और हो सकता है कि यूनिट कॉस्टिंग में से भी आ जाए, बट ठीक है। फटाफट चैप्टर 1 हम अपना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे।
सो वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप सीए फाउंडेशन करके पहले टाइम कॉस्ट पढ़ रहे हैं। सो हमेशा हमारे दिमाग में आता है कि कॉस्ट है क्या। सो आप किसी भी फॉर्म में कोई भी रिसोर्सेज गिव अप करते हैं किसी भी गुड्स या सर्विसेज को बनाने के लिए या ऑब्टेन करने के लिए, उसी को हम कॉस्ट बोलते हैं। हिंदी में आप बोले तो कोई भी खर्च जो आप व्यय करते हैं वो आपकी कॉस्ट है। सो माइकल पोर्टर ने जो हमारे फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेटेजी बोलते हैं जिनको हम, जिन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं जो आप मैनेजमेंट के पढ़ के भी आए होंगे बिजनेस स्टडीज में, लाइक फाइव फोर्सेस मॉडल या वैल्यू चेन एनालिसिस। तो उन्होंने ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज के ऊपर बुक लिखी है कि आपको आपके कॉम्पिटिटर से एडवांटेज पाना हो तो आप कैसे पाएंगे। तो उन्होंने तीन मेथड बताए। कॉम्पिटिटर से एडवांटेज पाना है तो आपका प्रोडक्ट डिफरेंट होना चाहिए। जस्ट लाइक मे बी एक एग्जांपल होगा एप्पल। सो एप्पल ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो कोई और मार्केट में उसके इक्वल बनाता ही नहीं है। तो वैसे आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकते हैं। या फिर आप किसी फोकस ग्रुप या नीश ग्रुप को टारगेट करें, से रोल्स रॉल्स रॉयस, उसका अपना एक टारगेट ग्रुप है कि मुझे इन्हीं को अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो वैसे आप अपने कॉम्पिटिटर से एडवांटेज पा सकते हैं। या फिर थर्ड मेथड है कॉस्ट लीडरशिप। सो आप गुड्स और सर्विसेज लोएस्ट कॉस्ट पे बनाएंगे और क्वालिटी मेंटेन करेंगे। सो उसी के ऊपर अब हमारा पूरा सब्जेक्ट है कि हमें कॉस्ट लीडरशिप कैसे अटेन करना है। सो इसी वे में आईसीए ने अपना स्टडी मटेरियल स्टार्ट करा है। सो मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिस नहीं करा है ताकि एक भी मार्क्स छूटने का चांस ना रहे अपना। सो कॉस्ट लीडरशिप का एग्जांपल हो गया आपका बोट कंपनी या फिर आपका एमआई कंपनी, जिन्होंने इतनी कम कॉस्ट में अपने गुड्स और सर्विसेज बनाए कि कोई चैलेंज नहीं कर सकता और क्वालिटी भी मेंटेन रखी है। सो कुछ डेफिनेशन से आईसीए ने स्टार्ट करा है यहाँ पे। तो फर्स्ट डेफिनेशन आपकी कॉस्ट। सो अभी हमने जैसे सुना कि अमाउंट ऑफ रिसोर्स जो आप गिव अप करते हो इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज। तो मैंने यहाँ पे मटेरियल पूरा लिखा है, पर आप बोल्ड वाली चीज भी अगर लिख के आ जाते हैं एग्जाम में, इन केस डेफिनेशन आती है तो उसी से आपके मार्क्स पूरे आ जाएंगे। देन आपके लिए पढ़ने के लिए है, ताकि एडिशनल मैटर थोड़ा थोड़ा जो लिखना होता है वो आप इसमें से अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको खुद से याद आएगा कि इसमें मैं और क्या लिख सकता हूँ। सो एज ए नाउन जो भी हम एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, चाहे एक्चुअल बेसिस पे या नोशनल बेसिस पे, उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। वर्ब यानी एक्टिविटी या एक्शन। तो कोई भी कॉस्ट जो हम असरटेन करते हैं यानी कॉस्टिंग, उसको हम कॉस्ट बोलते हैं वर्ब में। तो वर्ब की फॉर्म में क्या हो गया कॉस्टिंग, एक टेक्निक और एक प्रोसेस जिससे हम कॉस्ट असरटेन करें, कॉस्ट को आइडेंटिफाई करें कि कितना कॉस्ट लगा, उसको हम बोलते हैं कॉस्टिंग। और इसी वे में आपका हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आपका हो गया वो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। जो आपने कॉस्ट निकाली उसी की जब हम अकाउंटिंग कर दें, अकाउंट फॉर कर दें किसी कॉस्ट को, तो उसी को हम कॉस्ट अकाउंटिंग बोलेंगे। कॉस्ट अकाउंटेंसी, सो अकाउंटिंग बेसिक वर्क करते हैं लोग जो एंट्री डाल रहे हैं वो अकाउंटिंग कर रहे हैं। अकाउंटेंसी आपके जैसे स्पेशलाइज लोग कर रहे हैं जो कॉस्टिंग और कॉस्टिंग के अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, मेथड को, टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं ताकि हम प्रॉफिट निकाल सकें या मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन निकाल सकें। तो वो अकाउंटेंसी है। इसी वे में एक आपकी डेफिनेशन आ जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आप अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज में, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। जैसे कि हर जगह यूज होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसी टाइप से कॉस्ट मैनेजमेंट क्या हो गया, मैनेजमेंट के अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप कॉस्टिंग में यूज कर रहे हैं। सो वो आपका हो गया कॉस्ट मैनेजमेंट। सो सर ये ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने का? बेटा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? सर हमें सीए पार करना है। तो बस ये सीए पार या एक्रोनियम हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। देखिए कैसे काम करता है। सो सीए पार का पहला वर्ड आपका हो गया सी यानी कॉस्ट कंट्रोल, ए यानी असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, पी यानी डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सर अगला ए, अगला ए हो गया बेटा आपका असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। देन देयर इज आर विच इज कॉस्ट रिडक्शन। सर कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? सो बेटा एक बार आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लिया तो आप किसी भी चीज की कॉस्ट असरटेन कर सकते हो। जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने का, कि हमें सर एक्यूमुलेशन करना है, असरटेन करना है कॉस्ट को। सो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ के आप हर कॉस्ट को अक्यूमुलेट, असाइन और असरटेन कर सकते हो। अब वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक यूनिट, एक जॉब ऑपरेशन, यानी जिस भी चीज की आप कॉस्ट निकाल सकते हो। कोई भी एक प्रोडक्ट से स्मार्टफोन की आप एक कॉस्ट निकाल सकते हो, तो वो एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। और कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को असरटेन करना। अच्छा से समझ गए। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट डिटरमाइन करना। सो अगर आप किसी चीज की कॉस्ट निकालेंगे तभी तो आप
उसका आपको पता होगा कि इसके ऊपर मैं क्या प्राइस रख सकता हूँ अपना प्रॉफिट जोड़ के। आपको अपना प्राइस फिक्सेशन और रेट नेगोशिएशन में कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। ओके सर, बहुत बढ़िया, समझ गए। सो सीए पार के आपके ए और पी हो गए। तीसरा है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट पढ़ने के बाद आप कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, वो कॉस्ट पढ़ के, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ के ही तो समझेंगे। अच्छा सर, कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल के 4 स्टेप है। सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना है कि मुझे कॉस्ट कितना रखना है। फिर आपको अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है कि एक्चुअल कॉस्ट आई कितनी। फिर आपको जो एक्चुअल कॉस्ट आई उसको सेट स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपको वेरिएंस एनालिसिस करना है, और वेरिएंस एनालिसिस करके आपको एक्शन लेना है। सो यहाँ मुझे एक्रोनियम की नीड नहीं लगी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं और इजीली याद हो जाएगा। बट एक्रोनियम का एक यूज समझना कि हम यहाँ पे चीजें रट नहीं रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वर्ड क्वेश्चन में सुनो, वैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए ऑब्जेक्टिव होता है सीए पार करना। और सीए पार करने के बाद अगर आपने इन चीजों को समझा हुआ है, असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट निकालना, कॉस्ट कंट्रोल करना, कॉस्ट रिड्यूस करना, मैनेजमेंट को हेल्प करना है डिसीजन मेकिंग में, तो आपको इजीली वो क्लिक करेगा। सो हम यहाँ रट नहीं रहे हैं, रट्टा नहीं लगा रहे हैं सर्टेनमेंट, कॉस्ट, प्रॉफिट और प्राइस का डिटर्मिनेशन करने का। हम इनको समझ रहे हैं और एक माइंड मैप प्रिपेयर कर रहे हैं। माइंड मैप क्या होता है? जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव वर्ड सुनेंगे एग्जाम में, आपके माइंड में क्लिक करेगा सीए पार। और अगर आपने नीचे का चीज समझा हुआ है तो आप इजीली आंसर लिख सकते हैं। तो जो यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, वो आपको लिखने जरूरी है। रेस्ट मैंने आपका आईसीआई का मटेरियल का कुछ भी नहीं छोड़ा है, ताकि आप एक बार रीड भी मार लें तो एग्जाम में आपको खुद से लैंग्वेज बनाने में इजी होगा, और हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाएंगे। आईसीआई बेटा खुल के मार्क्स देता है, प्रोवाइडेड आप आईसीआई को वो प्रोवाइड करो जो आईसीआई आपसे डिमांड करता है। सो यहाँ पे हम कुछ भी छोड़ना नहीं। सो हाँ, कॉस्ट कंट्रोल कैसे करेंगे? ये कॉस्ट कंट्रोल क्या इंश्योर करता है कि जो आपने सेट स्टैंडर्ड करें कॉस्ट कितना लाना है, उससे वेरिएशन ना आए, और अगर वेरिएशन आए तो हम उसका एनालिसिस करें और एक्शन लें। तो पहला स्टेप क्या है? सेट स्टैंडर्ड सेट करना। दूसरा क्या है? परफॉर्मेंस मेजर करना। तीसरा क्या है? कंपैरिजन करना स्टैंडर्ड की एक्चुअल से। और चौथा क्या है? एनालिसिस करना वेरिएंस का, और उसके बाद एक्शन लेना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है सर, समझ गए। सर कॉस्ट कंट्रोल तो समझ गए कैसे करना है, रिड्यूस कैसे करना है। आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्या फुलफिल करेंगे आप? हम कॉस्ट को कंटिन्यूस रिड्यूस करेंगे। जब रियल और परमानेंट रिडक्शन होता है ना किसी एक यूनिट की कॉस्ट में, एक स्मार्टफोन पहले एक कंपनी 8,000 का बना रही थी, अब वो 7,500 का बना रही है। तो वो ऑब्जेक्टिव आप जब अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तभी आप कर सकते हैं, और वही आपका एक ऑब्जेक्टिव है। सो कॉस्ट रिडक्शन को माइकल पोर्टर की एक स्ट्रेटेजी भी एक कॉस्ट रिडक्शन के एक्शन में काम आती है, जिसको हम वैल्यू चेन एनालिसिस बोलते हैं, जिससे हम जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज होते हैं उनको हटाते हैं, ताकि हम कॉस्ट को एक्चुअल में रिड्यूस कर सकें। हम रिसर्च करते हैं ताकि हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें, और किसी भी प्रोडक्ट को मोस्ट ऑप्टिमल वे में कैसे मैन्युफैक्चर कर सकें। यही आपके कॉस्ट रिडक्शन के एक्शंस हैं। और इसके बाद इसके 3 बेसिक अजम्पशन आपको हमेशा याद रखने हैं कॉस्ट रिडक्शन के, कि अगर कॉस्ट रिडक्शन हुई है तो देर मस्ट बी अ सेविंग इन यूनिट कॉस्ट। ये उसका पहला एजम्पशन है। और वो सेविंग जो है वो परमानेंट नेचर की है, यानी एक बार सेविंग हो गई तो दोबारा से वो कॉस्ट नहीं बढ़ने वाली। और हमने क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। कॉस्ट रिडक्शन कब मानी जाएगी? सेविंग है यूनिट कॉस्ट में, सेविंग परमानेंट नेचर की है, ऐसा नहीं अब इस महीने हो गई अगले महीने नहीं होगी तब, और उसको आप कॉस्ट रिडक्शन बोल दो, वो टेम्पररी रिडक्शन है। और रियल और परमानेंट होना चाहिए। और तीसरा आपका है कि क्वालिटी खराब नहीं है। डन सर, समझ गए। पांचवा क्या ऑब्जेक्टिव आपका कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने का? सर हम मैनेजमेंट को हेल्प करेंगे डिसीजन मेकिंग में। कैसे करेंगे? हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लिया तो उसको हम प्लान इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। मैनेजमेंट की ऑटोमेटिकली हेल्प हो जाएगी डिसीजन मेकिंग में। डन सर, समझिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन, जो भी हमने पढ़ा उसमें डिफरेंस। ये ऐसे ने मई 18 के बाद 3 बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता, बट अभी मई 24 में ही आया है। तो मे बी September 24 के लिए ना आए, बट मे बी आ भी जाए। सो उसको ध्यान रखते हुए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका कि कॉस्ट कंट्रोल और रिडक्शन में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है, कॉस्ट कंट्रोल आपका क्या कर रहा है? कॉस्ट को मेंटेन कर रहा है, कि भाई एक बार हमने जो सेट स्टैंडर्ड कर दिया, हमें वही कॉस्ट चाहिए। रिडक्शन क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली रिड्यूस कर रहा है। मेंटेन, रिड्यूस, मेंटेन, रिड्यूस। कंट्रोल क्या कर रहा है? एक बार आपने लोएस्ट स्टैंडर्ड सेट कर दिया, देन उसको अटेन कर लिया, तो आपने लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट को अटेन कर लिया। रिडक्शन क्या कर रहा है? हर बार वी आर रिड्यूसिंग, जैसे ही कुछ चेंज करा कॉस्ट और रिड्यूस हो गई। ठीक है, डन। कॉस्ट कंट्रोल किस चीज पे फोकस करता है, इसका एम्फेसिस क्या है?
कि हमने पास्ट में क्या कॉस्ट थी उसके अकॉर्डिंग सेट करा स्टैंडर्ड, और प्रेजेंट में हम उस कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। उस कॉस्ट को उस लेवल से प्रेजेंट में हम बढ़ने नहीं दे रहे हैं। रिडक्शन क्या फोकस कर रहा है, प्रेजेंट में क्या कॉस्ट है, फ्यूचर में से और रिड्यूस कैसे करूं। प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कॉस्ट कंट्रोल आपका कैसा फंक्शन है, कॉस्ट कंट्रोल आपका प्रिवेंटिव फंक्शन है। आप जैसे ही कॉस्ट होने जा रही है उसको रोक रहे हो कि यार ये कंट्रोल में रहनी चाहिए, स्टैंडर्ड से मैच रहनी चाहिए। कॉस्ट रिडक्शन कैसा फंक्शन है आपका, करेक्टिव फंक्शन है। चलो यार इस बार तो हो गई, अगली बार ये कॉस्ट ना हो, इसको परमानेंटली कैसे रिड्यूस करूं क्वालिटी सेम रखते हुए। कॉस्ट कंट्रोल कैसा है आपका, एंड हो जाता है, स्टैंडर्ड सेट करा, परफॉर्मेंस करा, वेरिएंस निकाला, दोनों मैच हो गए, तो भाई ये एंड हो गया। और हालांकि आपका जो ये कॉस्ट रिडक्शन है ये कभी एंड नहीं होता। इस बार कम हो गई, चलो थोड़ा और कम करते हैं, चलो थोड़ा और कम करते हैं। सो आप बहुत इजीली इनको समझे होंगे। मेंटेन करना है, रिड्यूस करना है, लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट लानी है, रिजल्ट और लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ला सकता है। यहाँ पे हम पास्ट और प्रेजेंट पे फोकस कर रहे हैं, कॉस्ट रिडक्शन में हम प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं। कंट्रोल आपका प्रिवेंटिव है, रिडक्शन आपका करेक्टिव है। कॉस्ट कंट्रोल आपका एंड हो जाता है एक लेवल पे, जैसे टारगेट अचीव कर लिया। रिडक्शन का कोई विजिबल एंड नहीं है और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सर समझ गए। सर कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है। सो बच्चा ऑब्जेक्टिव और स्कोप में कभी कंफ्यूज नहीं होना। आपने माइंड मैप से तैयार कर लिया तो आप कंफ्यूज होंगे भी नहीं। स्कोप क्या है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग का। सर कॉस्ट अकाउंटिंग मेरे सीए में काम आती है, सीएस में काम आती है, सीएमए में काम आती है। सो ये मेरा स्कोप है, ये मेरा इसका फ्यूचर है। ओके बेटा बहुत बढ़िया। सो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप बुक्स में क्या बोलता है, जो आपको एग्जाम में क्या लिख के आना है, आपको याद तो कर लिया आपने। स्कोप क्या है, सीए सीएस सीएमए, ये आपने हेडिंग याद कर ली। अब इनका मीनिंग समझते हैं हम। सो कॉस्टिंग आपके कहाँ काम आता है। आपने कॉस्टिंग पढ़ा तो आपके टेक्निक और प्रोसेस से आप कॉस्ट असरटेन कर सकते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज की। आप यहाँ पे ऐसे टेक्निक सीखेंगे, ऐसे प्रोसेसेस सीखेंगे कि कॉस्ट निकालते कैसे हैं। आपको कॉस्ट की अकाउंटिंग करना आ जाएगा। आपने एक बार ये कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ लिया तो आप किसी भी कॉस्ट को अकाउंट फॉर कर सकते हैं कि यार इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से ये मेरी कॉस्ट लगी। सो ये फॉर्मल मैकेनिज्म है आपका कॉस्ट असरटेन करने का। आपको कॉस्ट का एनालिसिस करना आएगा। कॉस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं सर। अरे बेटा बहुत सिंपल है, आपने फैक्टर्स निकाले कि कॉस्ट में वेरिएंस किस रीजन से आ रहा है। एक बार आप कॉस्टिंग पढ़ोगे तभी तो आप निकाल सकते हो कि बजटेड कॉस्ट मैंने क्या ली, एक्चुअल कॉस्ट क्या आई, उसका वेरिएंस क्या है। तो मुझे कॉस्ट का एनालिसिस करना आएगा। स्कोप और क्या है, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने से आप क्या कर पाओगे, आप कॉस्ट की कंपैरिजन कर पाओगे। कैसे, भाई इस प्रोडक्ट में ये तरीके से ये कॉस्ट आती है, इस प्रोडक्ट में ये तरीके से ये कॉस्ट आती है, कौन सी एक्टिविटी से क्या कॉस्ट आती है। आप कॉस्ट को कंट्रोल कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे। आप एक डिटेल एग्जामिनेशन कर सकते हो इस कॉस्ट का। हर कॉस्ट को इतने टुकड़ों में तोड़ देंगे हम, एकदम छोटे से छोटे एटम में, कि भाई कैसे हम इसको और कंट्रोल कर सकते हैं। आप कॉस्ट रिपोर्ट्स बना पाओगे। सर यहाँ पे आपने एम क्यों लिखा है, बेटा रिपोर्ट्स किसके काम आती है, मैनेजमेंट के। तो कॉस्ट रिपोर्ट आपको कैसे हेल्प करती है, हर मैनेजमेंट के लेवल पे आपको, कोई भी मैनेजमेंट का लेवल हो, कॉस्ट रिपोर्ट्स आपकी हेल्प करती है प्लानिंग करने में, कंट्रोल करने में, और मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में, परफॉर्मेंस अप्रेजल में। ओके सर समझ गए। और दूसरा आपके क्या काम आएगा, एक बार आपने पढ़ लिया तो आप स्टेट्यूटरी कंप्लायंसेस कर पाएंगे। कई सारे बेटा ऐसी कंपनीज होती है जिनके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है वो मैंडेटरी होते हैं, आप ऑडिट में पढ़ेंगे। सो आप वो तभी कर पाओगे ना जब आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी होगी। सर समझ गए, मैं याद भी हो गया स्कोप क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का। डन है जी। ओके। एक और क्वेश्चन आपका जो नवंबर 20 एग्जाम में आया था कि भैया कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। यार हाथ जोड़ लिए मैंने, मुझे माफ कर दो, पर ये डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन मत पूछा करो। सर क्या बोल रहे हो आप। बेटा ये आपको मैं याद करा रहा हूँ, आपसे कोई भी ये डिफरेंस पूछ ले, चाहे कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में या कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, आप बोलोगे हाथ जोड़वा लो। पार्डन मी, पार्डन मी, पार्डन मी से आपको कैसे याद होगा। पी से आपको याद होगा रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। सर रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा कैसे। सर कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करता है पास्ट की फिगर, प्रेजेंट के फिगर यानी पी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करता है प्रोजेक्शन ऑफ फिगर फॉर फ्यूचर यानी पी। सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, आपने समझाया था पर इतने अच्छे से याद नहीं हुआ। बेटा मैनेजमेंट के लिए अगर आप कोई भी अकाउंटिंग कर रहे हो, कोई भी रिकॉर्ड्स बना रहे हो, अच्छा आप इनको जब ट्रू सेल्फ में समझेंगे ना तो आप खुद ही डिफरेंस निकाल पाएंगे। आपको इसको इंग्लिश में नहीं समझना है, आपको समझना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्रक्स क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेटा जो प्राइवेट कंपनी में लाला जी बैठे हैं या लिस्टेड कंपनी में जो बोर्ड बैठा है, उसके उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग में बैठा है या जिसको फोकस है कॉस्ट कम करना, उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके सर समझ गए। सो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, पास्ट में क्या फिगर थी और प्रेजेंट में कैसे कम करना है उस पर फोकस करता है। मैनेजमेंट का फिगर फोकस हमेशा फ्यूचर पे रहता है।
लाला जी बैलेंस शीट को कम देखते हैं, लाला जी देखते हैं एफपीएनए डिपार्टमेंट को बिठा के कि भैया फ्यूचर में कैसे मेरे नंबर्स रहने वाले हैं, कैसे मेरा सेल्स रहने वाला है। डन सर, समझ गए, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा हम समझ गए, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। अच्छा जी, दूसरा ए यानी एरिया। सो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना, सिर्फ कॉस्ट असर्टेनमेंट से डील करता है कि यार कॉस्ट निकाली, बात खत्म। मैनेजमेंट का काम सिर्फ कॉस्ट पे नहीं है, मैनेजमेंट को हर चीज चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी चाहिए, बजट चाहिए, टैक्सेशन कितना बन रहा है, आगे का प्लान प्लान करो, सेल्स कितना होगा। मैनेजमेंट का फोकस वाइडर है। कॉस्टिंग का फोकस सिर्फ भैया कॉस्ट निकालो, अपना काम खत्म। मैनेजमेंट को बता दिया कॉस्ट कितना है, मैनेजमेंट जाने उनका काम जाने। ओके सर, समझ गए, ए समझ गए। आर क्या है सर? रूल्स एंड रेगुलेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग के ना सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन है, हम थोड़ा वही फॉलो करते हैं। हालांकि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग जितने रिजिड नहीं है, पर जो नॉर्मल रूल्स बन गए, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में हम सेम रूल्स फॉलो करते हैं। अच्छा सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कैसा है? जैसे लाला जी ने बोला वैसा अकाउंट हमें बना के देना पड़ेगा, कोई स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन नहीं है। डी क्या है? डेवलपमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग में डेवलपमेंट तब आता है जब पूरी इंडस्ट्री मानती है कि हाँ यार, ये कॉस्टिंग का तरीका गलत था, इसको चेंज करके हमें कॉस्टिंग इस टाइप से करनी चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में से डेवलपमेंट कब आता है? जैसे मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड होता है, वो डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे मैनेजमेंट को डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, वैसे वैसे डेवलपमेंट आता है। ओ से क्या है सर? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का? हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है एक कॉस्ट को निकालना है जो एक प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए आई हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लानिंग करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, फ्यूचर के लिए हमेशा बात करनी है, प्लानिंग के लिए बात करनी है। नेचर क्या है सर? कॉस्ट अकाउंटिंग आपका क्वांटिटी पे फोकस करता है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे, नंबर्स पे फोकस करता है कि यार हमें फर्क नहीं पड़ता इमोशंस के साथ क्या हो रहा है, बंदे को निकाल दिया निकाल दिया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकस करता है क्वालिटी पे भी और क्वांटिटी पे भी। मैनेजमेंट को फर्क पड़ता है ना कि किस क्वालिटी का बंदा है, किस क्वालिटी का काम हो रहा है। कॉस्टिंग में हमें सिर्फ नंबर कम करना है, मैनेजमेंट को फर्क पड़ता है उसकी रेपुटेशन भी क्या है। सो दिस इज द डिफरेंस। सो आपको समझना है कि आपका माइंड मैप क्या है? पार्डन। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सुनते ही आपको क्या याद आना चाहिए? भैया माफ कर दो, पार्डन। और पार्डन से आपको सारे छोटे छोटे वर्ड्स याद आएंगे और आप पूरा आंसर लिख पाएंगे, आप फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेंगे। दूसरा पार्डन क्या है आपका? सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस पूछ लिया तो ये आपका हो जाएगा पार्डन टू। टू यानी टीयू वाला टू। टीयू वाला टू तो सर नहीं होता बेटा, याद करने के लिए कर लो टीयू वाला टू, ठीक है। सो ये कैसे बनेगा? पार्डन पी यानी प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। एक सेट फॉर्मेट यूज होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई फॉर्मेट नहीं है। सर जब आप मैनेजमेंट से कंपेयर कर रहे थे तो आप बोल रहे थे यहाँ थोड़ा सा फॉर्मेट लेके चलना है, रूल्स रेगुलेशन लेके चलना है। तो बेटा ऐसे ही होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जब कंपेयर करेंगे, तो प्रेजेंटेशन के टाइम पे हमारा कोई भी फॉर्मेट नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा फॉर्मेट है। ए यानी एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट प्रॉफिट दिखाता है, ज्यादा से ज्यादा आप सेगमेंट का पूछ लो। कॉस्ट अकाउंटिंग जब हम बात करते हैं तो कॉस्टिंग को आप किसी भी लेवल पे तोड़ दो। आप एक जॉब के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए, एक यूनिट के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉस्ट को तोड़ सकते हो। डन सर, समझ गए। आरडी क्या है सर? आरडी है रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका हिस्टोरिकल डाटा पे फोकस करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपका हिस्टोरिकल पे भी करता है, साथ के साथ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट पे भी करता है। डन सर, समझ गए। डी क्या है? डी है सर आपका रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा हो गया। ओ क्या है? ऑब्जेक्टिव। आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि मुझे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। और आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कॉस्ट कंट्रोल के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या आ रही है, यानी प्रॉफिट कितना कर रही है, सेल कितना कर रही है, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट कंट्रोल कैसे करनी है, डिसीजन मेकिंग कैसे करना है। सर एन क्या है? नेचर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका क्लासिफाई करता है, रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में। कॉस्ट अकाउंटिंग आपका सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं करता, किसी भी सिग्निफिकेंट मैनर में आप कर सकते हो, एक यूनिट के लिए कर सकते हो, और जैसे आपको चाहिए वैसे इंटरप्रेट कर सकते हो आप। डन सर। टी क्या है? टाइम पीरियड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूजुअली पूरे एक साल के लिए बनाते हैं या 3 महीने के लिए बनाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का कुछ नहीं है, जैसा मैनेजमेंट बोलेगी उस पीरियड के लिए तेरे को रिकॉर्ड बनानी पड़ेगी। डन सर। यू क्या है? यूजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यूजर कौन है? आपके शेयर होल्डर्स है, ओनर्स, क्रेडिटर्स हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, या आपके गवर्नमेंट एजेंसी है, आपके ऑडिटर्स हैं। आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग के यूजर कौन है मेनली? सो ये ज्यादातर इंटरनल मैनेजमेंट यूज करती है, इंटरनल मैनेजमेंट आपसे बनवाती है कॉस्ट के रिकॉर्ड ताकि वो अपने आप से इनको कम कर सके। हालांकि कभी कभी इनके रेगुलेटरी अथॉरिटी भी यूजर हो जाते हैं, कभी कभी ऑडिटर भी हो जाते हैं, बट ठीक है। सो
सर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, रोल क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का? सर रोल क्या है? अब रोल किस चीज को करके जेब में रख सकते हो बेटा? सर हम मैप को रख सकते हैं। सर याद हो गया, माइंड मैप, मैप, रोल, मैप। मैप क्या हुआ सर? रोल क्या है मेरा कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? कि मुझे रिलेवेंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में, मैनेजमेंट को असिस्ट करे ताकि वो प्लान कर सके, मेजर कर सके, इवेल्युएट कर सके कॉस्टिंग, और साथ के साथ हेल्प करे अलोकेशन करने में कि कौन सी इन्वेंट्री या कौन से प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट हो रही है। सर याद हो गया, मैप मैनेजमेंट को असिस्ट करना है, अलोकेशन में हेल्प करनी है, और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ताकि हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। डन सर। अच्छा फंक्शन क्या है? फंक्शन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? काम क्या है? कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है? अच्छा सारे क्वेश्चन आपको सिमिलर सिमिलर लगेंगे, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, रोल, फंक्शन, इसलिए आपको माइंड मैप दिए हैं ताकि आपको याद आए। ऑब्जेक्टिव सी ए पार, स्कोप सी ए सी एस सी एम है, रोल मैप, फंक्शन क्या है? कलेक्शन ऑफ मैप्स, मैप्स को कलेक्शन करना है आपको। तो आपका कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है? मैप्स का कलेक्शन। सर थोड़ा अटपटा है बेटा, याद कर लो, समझ लो मीनिंग अंदर का, और माइंड में आपको थोड़ा सा लिंक कर लो। तो इससे क्या होगा, आप कभी भी आगे से वर्ड सुनोगे ना ऑब्जेक्टिव्स, आपके दिमाग में क्लिक होगा सीए पार। और सीए पार एक बार आपने सुन लिया और आपने अंदर का मटेरियल पढ़ा हुआ है और रिवाइज भी करा हुआ है, ऑटोमेटिकली आप पूरा आंसर अच्छे से लिखोगे। ओके सर। कलेक्शन ऑफ मैप्स क्या है? सर फंक्शन क्या है? कलेक्शन करना और एक्यूमुलेशन करना हर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का। डन सर। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? अब अगला फंक्शन क्या है? असाइनिंग कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, हर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए कॉस्ट असाइन करना। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस भी मिनिमम चीज के हम कॉस्ट निकाल सकते हैं, कोई प्रोसेस, कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस, उसको हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और काम क्या है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट को कॉस्ट का नंबर प्रोवाइड करना कि उसकी कॉस्ट आ कितनी रही है। सर समझ गए? थोड़ा थोड़ा समझ गए, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करने से और समझ जाएंगे और याद भी हो जाएगा। ओके, सीएमए डिपार्टमेंट यानी आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला डिपार्टमेंट जो होता है वो बजट सेट करता है। तो और काम क्या है आपके डिपार्टमेंट का? काम ये है कि बजट और स्टैंडर्ड सेट करो हर एक डिपार्टमेंट के लिए। भैया तेरी कॉस्ट इतनी आनी चाहिए अगले साल की, इससे ज्यादा आई तो तू डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है। डन सर। आपके डिपार्टमेंट का एक और रोल क्या है? मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड करना। एक एमआईएस रिपोर्ट बना देंगे सर कि इसकी इतनी कॉस्ट, इसकी इतनी कॉस्ट। बहुत बढ़िया। और क्या है? परफॉर्मेंस मेजर करना और इवेल्युएट करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या है? बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हम आगे पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझाएंगे कि जो भी आपका फंक्शन या डिपार्टमेंट जिसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सके कि तेरा काम है कॉस्ट इनकर करना, तेरा काम है रिवेन्यू लाना, उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बोलते हैं। उसकी परफॉर्मेंस मेजर करना आपके सीएमए डिपार्टमेंट का फंक्शन है। आपके सीएमए डिपार्टमेंट का फंक्शन है परफॉर्मेंस मेजर और इवेल्युएट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की। डन सर। सर यूजर कौन है कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के? बेटा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। सर इंटरनल यूजर्स कौन है? सर इंटरनल यूजर्स हैं आपके पोएम। सर पोएम तो कुछ याद नहीं हो रहा बेटा। जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन सी इंटरमीडिएट में, तो आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि आपके जो रेजिडेंट होते हैं कंपनी, कौन सी कंपनी रेजिडेंट होती है जिसका पोएम इंडिया में हो। पोएम क्या होता है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वहां पे। सो पोएम इंडिया में हो तो वो इंटरनल हो जाती है। सो पोएम इंटरनल यूजर्स। यहाँ पे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स, ऑपरेशनल लेवल स्टाफ, एम्प्लॉयज और मैनेजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन है? पोएम है। सर पॉलिसी मेकर्स इसका क्या यूज करेंगे? फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी में यूज करेंगे, गोल अचीव करने के लिए, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन की इंप्रूव करने के लिए, कॉम्पिटिटिव मार्केट इन्वायरमेंट है ना, तो हमें हमारी पोजीशन और अच्छी करनी है और इंप्रूव करनी है। और डिजाइन करेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, तो वो यूज करते हैं पॉलिसी मेकर्स हमारे क्वेश्चन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस तरीके से। सर ये इतना डीप में पढ़ना जरूरी है क्या? सिर्फ पॉलिसी मेकर्स लिख के याद कर लिया तो हम लिख लेंगे अंदर? बेटा आपको पता है मई 18 में आईसीआई ने क्या पूछ लिया? मई 18 में आईसीआई ने आपका पूछ लिया कि बताओ भैया ऑपरेशनल लेवल स्टाफ का क्या यूज है क्वेश्चन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अब जिसने 4 पॉइंट अंदर के पढ़े ही नहीं होंगे उसको मिल गया 0/4। 0/4। तो बेटा मैंने आपका आईसीआई का मटेरियल पूरा अच्छे से कवर करा है इस नोट्स में, आप चाहो तो कंपेयर करके देख लेना। पर आपको ये अंदर का मटेरियल थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा याद भी करना पड़ेगा। आपको पता नहीं है किस अटेम्प्ट में आईसीआई का मन हो जाए कि इस बार पेपर टफ बनाया जाए और वो एकदम अंदर से क्वेश्चन पूछे। ओके सर। सर पॉलिसी मेकर्स का क्या यूज है? गोल को अचीव करना है, पोजीशन इंप्रूव करनी है कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का डिजाइन बनाना है, पॉलिसी बनानी है, स्ट्रेटेजी भी इंप्लीमेंट करनी है।
ओके सर, समझ गए। मैनेजर्स कौन है? मैनेजमेंट मैनेजर्स एकदम टॉप लेवल मैनेजमेंट है। उनका यूज क्या है? उनको कॉस्ट जाननी है हर ऑब्जेक्ट की कितनी आई, उनको प्राइस असरटेन करना है कि क्या बना सकते हैं, है ना? मैनेजमेंट ही तो है जो प्राइस असरटेन करती है। मैनेजमेंट को तभी तो करेगी जब उसको पता हो हर ऑब्जेक्ट की कॉस्ट कितनी आई। सर मैनेजमेंट का और क्या काम है? सर उसको हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की ना परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी है। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो एक वाइडर टर्म है, उसकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जानती है, वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करके ही जानती है। और क्या काम है? प्रॉफिट जानना है उसे, प्रोडक्ट वाइज भी जान सकता है वो, कस्टमर वाइज भी जान सकता है। हर तरीके से मैनेजमेंट को प्रॉफिट जानना है, मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजिक ऑप्शन इवेल्युएट करने हैं, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करना है। ये यूज है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट प्राइस सेटिंग, मैनेजमेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट प्रॉफिटेबिलिटी। डन है सर, समझ गए। सर उससे नीचे वाले जो सुपरवाइजर लेवल के लोग होते हैं, टीम लीड्स होते हैं, उनको भला क्या लेना देना है कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग से? बेटा उनका भी यूज है। उनका क्या यूज है? उनको ना अपने गोल जानने हैं। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम हम इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा कि मुझे इस कॉस्ट तक अपने आप को रोकना है, अपने एम्प्लॉय की कॉस्ट यहाँ तक रोकनी है। ओके सर। और उन्हें क्या जानना है? हर प्रोडक्ट और सर्विस का स्पेसिफिकेशंस जानना है। लाइक कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम मैंने जब इम्प्लीमेंट करा तभी तो उसे पता चला कि इस प्रोडक्ट की इस वॉल्यूम, इस क्वांटिटी, ये प्रोसेस का क्या कॉस्ट है, किस लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, ये सब चीजें। उनको ना अपना परफॉर्मेंस पैरामीटर्स जानना है, जिसके अगेंस्ट में ना उनकी परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी। अच्छा, क्या मतलब हुआ सर? उनको जानना है कि किस कॉस्ट पे उनको इवेल्युएट करा जाएगा। ओके सर। उनको ना अपने डिविजनल का, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का प्रॉफिटेबिलिटी तो जानना है ना। मैनेजर को तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का जानना है, कॉस्टिंग। उनको अपना तो जानना ही है ना। तो अपने डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी ऑपरेशनल लेवल स्टाफ को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम का यूज होता है। किस लिए यूज होता है? ऑब्जेक्टिव जानना है, अपना परफॉर्मेंस पैरामीटर जानना है, परफॉर्मेंस गोल जानने हैं, अपना प्रोडक्ट और सर्विस का स्पेसिफिकेशन जानना है कि इस सर्विस की, इस प्रोडक्ट की मैंने क्या कॉस्ट इंकर करी, अपना डिविजनल का प्रॉफिटेबिलिटी जानना है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का प्रॉफिटेबिलिटी जानना है। सर समझ गए? याद भी हो गया? हाँ सर हो गया, थोड़ा रिवाइज करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। डन है। एम्प्लॉय को क्या जरूरत है सर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम की? वो तो अपना काम करता है बेचारा चुपचाप से। पर बेटा जब हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो वो जानेगा ना कि उसका टाइम कितना लगाया उसने। हर लेबर को जानना होता है ना, हर यूनिट के लिए उसने क्या कॉस्ट इंकर करी, क्या टाइम इंकर करा। उसको जानना है ना, वो काम करेगा तो उसको इंसेंटिव कितना मिलेगा। उसको अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड तो जानने हैं ना, कि इस यूनिट को बनाने में 3 घंटे लगते हैं। वो जब कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट होगा तभी तो उसे पता चलेगा कि मैंने 3.5 में बनाया, 2.5 में बनाया तो अच्छा करा, मैं काम खराब कर दिया। डन है सर, समझ गए। एक्सटर्नल यूजर्स कौन है सर? एक्सटर्नल यूजर्स, एक्सटर्नल, आप ना जब सीए बन जाओगे तो आप बड़ी बड़ी गाड़ियां रखोगे। बड़ी बड़ी गाड़ियां ना दिल्ली मुंबई में घरों के अंदर नहीं होती। बड़ी बड़ी गाड़ियां गलियों में खड़ी करनी पड़ती है, मुंबई में स्पेस ही नहीं है। तो सर समझ गए हम, एक्सटर्नल यानी कार्स। डन है सर, जैसे भी है याद कर लो, कोई पर्सनल मत लेना किसी भी चीज को, गलत सही मत समझना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक्सटर्नल सुनते ही मुझे कार्स वर्ड याद आए, कार्स वर्ड याद आते ही मैं अंदर की चीजें समझी हुई सीधी एग्जाम शीट पे लिख दूं। क्योंकि इस चीज के मार्क्स नहीं मिलेंगे कि मुझे कितना समझ में आया, मार्क्स मुझे इस चीज के मिलेंगे कि मैं क्या लिख पा रहा हूँ। डन है सर, समझ गए। कार्ड्स का क्या मतलब हुआ कि आपके एक्सटर्नल यूजर्स है क्रेडिटर्स, उनको क्या कंसर्न है आपकी कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से? उनको कंसर्न है जब उनको पता होगा कि ये कितनी कॉस्ट पे आप काम कर रहे हो, तभी तो उन्हें पता चलेगा कि आपकी एबिलिटी है कि नहीं उनको सर्व करने की, तभी तो वो आपको आगे लोन देंगे, आपको क्रेडिट पे माल देंगे। डन है सर। ऑडिटर का यूज है सर, जब फाइनेंशियल अकाउंट ऑडिट कर रहा है या कॉस्ट ऑडिट भी कर रहा है तो उसको आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम देखना है। रेगुलेटरी अथॉरिटी का क्या यूज है सर? रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन जनरल में ना टैरिफ डिटरमाइन करना है या देखना है अ, किन लोगों को सब्सिडी दी जानी चाहिए, किस टाइप के इंडस्ट्री को, या फिर किन क्या रेट फिक्स करना चाहिए अपनी सर्विसेज का। तो वो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होगा, सबसे डाटा लेंगे तब तो वो कर पाएंगे सर्टेन। जी सर, समझ गए। आपके शेयर होल्डर्स को क्या मतलब है सर? शेयर होल्डर्स को तो जानना ही है ना कि उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी कि नहीं। उन्होंने जिस शेयर पे प्राइस पे शेयर लिया है, वो तभी तो उनको पता चलेगा जब वो जानेंगे कि किस कॉस्ट पे आप ऑपरेट कर रहे हो। सर समझ गए। एक्सटर्नल यूजर तो बहुत अच्छे से समझ गए सर, याद भी हो गया। डन है। अगला क्वेश्चन आता है आपका। आपका अगर कॉस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम का हम यूज समझ गए क्या है, एसेंशियल क्या है कि वो कॉस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम गुड हो।
आपका गुड सिस्टम कैसे बन सकता है कॉस्टिंग का? कहीं ऐसा तो नहीं आपने बेकार बैड सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया? नहीं सर, गुड कैसे बनेगा सर? गुड बॉय कौन होता है? जो फैक्ट्स बोलता है, जो सच बोलता है। सच बोलता है, सच क्या होता है? हमेशा फैक्ट्स होते हैं। आई फैक्ट्स, अगर मैं हमेशा सच बोलूंगा, फैक्ट्स बोलूंगा, तो मैं गुड सिस्टम हूँ, गुड बॉय हूँ, गुड कॉस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम हूँ। डन है सर, याद तो हो गया। अंदर का माल समझा दो फटाफट। डन है जी। आई यानी कि इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव। आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो हमेशा ही आपका इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है ना, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, टैक्सेशन, इन सब से ना इंटीग्रेट होना चाहिए। यहाँ से डाटा डालो, वहां से डाटा निकाल लो, हर जगह आपका डाटा जाएगा। डन है सर, तभी तो अच्छा सिस्टम होगा। इंडिपेंडेंटली काम करेगा तो कैसे अच्छा सिस्टम होगा? समझ गए सर। अगला क्या है? एफ। एफ यानी आपका सिस्टम जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार बना लिया कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, अब मैं बोल रहा हूँ यार एक रिपोर्ट और ऐड कर दो, तो बोल रहे हैं यार ये तो बन गया, तो ये तो बेकार है ना, क्योंकि टाइम डेवलप होता रहता है, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट डेवलप होती रहती है, तो हमेशा आपका सिस्टम फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव होना चाहिए। चाहे नई टेक्नोलॉजी आए, नए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आए, कोई भी टाइप की रिक्वायरमेंट हो, वी आर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव। अडेप्टिव। आपका सिस्टम ना एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक होना चाहिए। एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक कैसे? सर, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी ना वो एक्यूरेट आएगी। अगर गलत आ गई ना तो फिर बेकार है ना, फिर तो बैड सिस्टम है। डन सर, समझ गए। सी यानी यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कंसिस्टेंसी कैसे? एक बार जो ट्रीटमेंट करा ना कॉस्ट अकाउंटिंग का, हर बार वही ट्रीटमेंट करे। ऐसा नहीं हर बार सिस्टम अपना ट्रीटमेंट बदल रहा है। डन सर, समझ गए। ट्रस्टेबल होना चाहिए, आपके सिस्टम पे पूरा ट्रस्ट किया जा सके मैनेजमेंट द्वारा, उस हिसाब से आपका सिस्टम होना चाहिए। डन, समझ गए। आपका सिस्टम सिंपल होना चाहिए। अगर सब कुछ समझ में आएगा, सिंपल होगा, इंफॉर्मेटिव होगा, तभी तो काम का है ना। टेलर मेड हो, प्रैक्टिकल हो, सिंपल हो, जो भी रिक्वायरमेंट है बिजनेस की वो मीट कर पाए। डन सर, समझ गए, याद भी हो गया। गुड अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होगा? गुड बॉय होगा, आई फैक्ट्स होगा, ट्रूथ होगा। डन सर, याद हो गया, समझ गए। अच्छा, अब आप कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हो। इंस्टॉल करने से पहले आपको कुछ ना चीजें ध्यान में रखनी है आपके ऑर्गेनाइजेशन को लेके। सर, क्या चीजें ध्यान में रखनी है हमें? बेटा, हिस्ट्री ध्यान में रखनी है आपको। हिस्ट्री सर, हिस्ट्री मतलब क्या? बायोपिक। किसी भी बंदे की बायोपिक बनती है तो उसकी पूरी हिस्ट्री होती है ना। तो बायोपिक उसकी जो है, अगर ओके होगी हिस्ट्री, अगर आपने देखा होगा मार्केट में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की हिस्ट्री बढ़िया काम कर रही है, तभी तो आप इंस्टॉल करोगे। सर, थोड़ा अटपटा है। बेटा, याद कर लो, मैंने बड़ा मेहनत से आपके लिए एक्रोनियम बनाए हैं जो लिंक भी कर पाए हम। सो इसको आप याद कर लीजिए। अगर आपको और कोई बेटर एक्रोनियम पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ऑल्सो इम्प्रूव, और जो आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं दे विल ऑल्सो इम्प्रूव। अच्छा सर, अभी बता दीजिए क्या है? इंस्टॉल करने से पहले उसका आपको हिस्ट्री देखना है, उसका बायोपिक देखना है, वो ओके होना चाहिए। डन सर, समझ गए। बायोपिक ओके कैसे होगा सर? उसका जो ऑब्जेक्टिव है ना आपके कॉस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम को सेटअप करने का, वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्यों इंस्टॉल करना है। कॉस्ट कंट्रोल करनी है सर, हमें हमें अपना प्राइस फिक्स करना है सर, समझ गए, ऑब्जेक्टिव समझ गए। आपका बिजनेस का नेचर कैसा है? आपको कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है वो डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का नेचर कैसा है। आप कौन सी इंडस्ट्री में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, है ना? क्योंकि हर बिजनेस इंडस्ट्री का ना अपना एक यूनिकनेस होता है, अपना एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आप ऑयल रिफाइनरी का काम कर रहे हैं तो आपको अलग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए, आपको प्रोसेस वाला चाहिए। अगर आप स्मार्टफोन बना रहे हैं तो आपको अलग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए। डन सर, समझ गए, बिजनेस समझ गए सर, हम नेचर समझ गए। डन। आपके ऑर्गेनाइजेशनल की हियरार्की क्या है? आपकी क्या लेवल ऑफ मैनेजमेंट है? आप बहुत ही छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं? उस हिसाब से आपको अपना कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल कराना है। डन सर, समझ गए सर। इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है बेटा, आप पहली लाइन जो बोल्ड करी है ना उतना लिखाओ, बाकी का आप आगे पीछे का बना लेना। एक बार रीड करके चले जाना नोट से पूरा, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आएगा, थोड़ा थोड़ा आप बना लेना। पर मेन लाइन लिख देना तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ऐसे पक्का 100 मार्क्स देता है। नेवर वरी अबाउट दिस थिंग। और क्या आपको याद रखना है, क्या फैक्टर कंसिडर करना है? सर, आपको अपना प्रोडक्ट पता होना चाहिए। प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट का नेचर क्या है, तभी आप डिटरमाइन कर पाएंगे कि कौन सा कॉस्टिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करना है। डन सर, समझ गए। हमें पता है कि हमारा पेरिशेबल है कि नहीं है, हमें पता है कि वो बाय प्रोडक्ट है कि नहीं है, उसका कोई बाय प्रोडक्ट भी निकलता है क्या, उसकी लाइफ क्या है, उसकी मार्जिनल कॉस्टिंग कितनी हो सकती है। हमें उसका प्रोडक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए। प्रोडक्शन प्रोसेस, उसको बनाने का तरीका क्या है प्रोडक्ट का। सो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आप उन्हीं से इंस्टॉल कराइएगा जिसको पूरा प्रोडक्शन का प्रोसेस पता हो, सब कुछ पता हो। डन सर, समझ गए। आपका इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा इंफॉर्मेशन कहाँ पे चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट को कैसे सिंक करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन कॉस्टिंग की चाहिए वो पता होगा।
तभी तो हम इंस्टॉल करा पाएंगे। डन सर। बेटा ये वीडियो ना थोड़ी लंबी होने वाली है, पर आप इसको अच्छे से सुनिएगा तभी आपको सब अच्छे से याद होगा, अच्छे से समझ में आएगा। डन सर। सर इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन हम समझ गए कि आपको मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन का पता होना चाहिए कौन सी इंफॉर्मेशन किसके काम आने वाली है, उस हिसाब से अपना कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कराऊंगा। डन सर। अगला क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आपका मेथड क्या है कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने का। आपका अगर कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है या सिंगल अकाउंटिंग वाला है, किस अकाउंटिंग सिस्टम को आप तरीके से आपको कॉस्ट रिकॉर्ड प्रिपेयर करना है, उस हिसाब से आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। डन सर। आपके स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस क्या है, आपके ऑडिट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट सेट करनी होगी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में। डन सर। आपके इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स क्या हैं, यानी कि आपको किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारे एट्रीब्यूट, वो सारे फीचर्स आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में होने चाहिए। डन सर, समझ गए। अच्छा, अब अगली चीज बताइए सर। जो हम आईटी आ रही है, इतना फटाफट एआई आ रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में? बेटा ये आपके जनवरी 21 का क्वेश्चन है कि आईटी का क्या इम्पैक्ट है कॉस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम। सर आईटी का इम्पैक्ट अल्टीमेट है, एकदम अल्टीमेट इम्पैक्ट है। अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या है? ओके जी, समझते हैं। अल्टीमेट मतलब यू यानी कि आपकी जो आईटी आ रही है ना इतनी फास्टर, इसकी वजह से आपका जो रिपोर्ट प्रिपरेशन है, बजट प्रिपरेशन है, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है, उसमें यूनिफॉर्मिटी आ रही है। पहले इंडिया में अलग रिपोर्ट बनती थी, हो सकता है अमेरिका में अलग बनती हो। अब आईटी इतने अच्छे लेवल पे आ गया है कि हर जगह यूनिफॉर्मिटी आ गई है, सबको पता है कि कौन किस तरीके से काम करता है। डन सर। यूनिफॉर्मिटी हम समझ गए सर। एल क्या है? एल बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, आपको याद करने के लिए एक छोटा सा वर्ड जोड़ा गया है एल। बाकी सब वर्ड्स का मीनिंग है, डोंट वरी। टी क्या है? टी यानी आप टाइमली मैनर में एक्यूरेसी के साथ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन असर्टेन कर सकते हो। टी क्या है आपका? आप असर्टेन कर सकते हो एक्यूरेसी के साथ टाइमली मैनर में। आईटी की वजह से आप एक्यूरेटली टाइमली मैनर में इंफॉर्मेशन कॉस्ट जो है असर्टेन कर सकते हो। है ना बेटा, आईटी से फायदा ही तो होता है। ठीक है सर, समझ गए। आई का क्या मीनिंग है सर? आप जो सारे आपके फंक्शनल एक्टिविटीज है ना उनको इंटीग्रेट कर सकते हो, कॉस्टिंग को टैक्सेशन के साथ, अकाउंटिंग के साथ। आईटी की वजह से तो इंटीग्रेट कर पा रहे हो, आईटी नहीं होता तो कॉस्टिंग अलग चलता, अकाउंटिंग अलग खाते पत्ते पे बन रहा होता। डन सर, समझ गए। एम क्या है सर? एम है आपका मोबिलाइजेशन। आईटी की वजह से ही आप जो आपके रिसोर्स का है ना उनका प्रोक्योरमेंट, उनका मोबिलाइजेशन फटाफट कर पाते हो। आईटी से क्या, टक 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 बटन दबाया, मटेरियल की रिक्वेस्ट जनरेट हो गई, फटाफट मटेरियल आ भी गया। तो फटाफट रिसोर्स का प्रोक्योरमेंट और मोबिलाइजेशन हो रहा है। डन सर, समझ गए। एक है, ए है बेटा आपका, आप आईटी की वजह से मॉनिटर और एनालाइज कर पा रहे हो। फटाफट आप हर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को ना एक्टिवली क्लोजली मॉनिटर कर पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो, जिससे आप नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को हटा देते हो। डन सर, समझ गए। अगला टी है, फिर से सर टी टाइम आ गया। कॉस्ट और रिवेन्यू का जो वेरियांस है ना, वेरियांस, उनको आप रियल टाइम बेसिस पे जनरेट कर पा रहे हो आईटी की वजह से। वरना क्या होता था कि भाई अभी महीना खत्म हुआ है, अभी थोड़ा हम टाइम लगाएंगे कि कितना वेरियांस है। आईटी से क्या है, डाटा डाला मंथ का क्या है और वेरियांस निकाला। डन सर, समझ गए। ई क्या है सर? आप पेपरलेस इन्वायरमेंट की तरफ मूव कर पा रहे हो। पहले क्या होता था, आप पत्तों पे सारा काम कर रहे हो, पन्नों पे बिल ऑफ मटेरियल बन रहा है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट बन रहा है, मैनेजर साइन कर रहा है। ये सब प्रैक्टिकल चीजें होती थी और ये प्रैक्टिकली आपके कोर्स को बनाया गया है। आईटी से आप एक्चुअली पेपरलेस इन्वायरमेंट में मूव कर पा रहे हो ना, फटाफट आपने कंप्यूटर पे लिख दिया कि भाई क्या मटेरियल चाहिए, क्या बिल है, फटाफट ई कॉपी जो है चली गई सिस्टम से। ई कॉपी में आपने अपने वेंडर को भी रिक्वेस्ट भेज दी, ई कॉपी से आपने इंटरनल काम भी कर लिए। डन सर, समझ गए। अल्टीमेट इंपैक्ट आईटी का, अल्टीमेट इंपैक्ट। अच्छा सर, आईटी से क्या है, डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम है बेटा। डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम क्या है? आप डाटा को कलेक्ट कर पा रहे हो, क्लासीफाई कर पा रहे हो, अकाउंट फॉर कर पा रहे हो डिजिटली। डिजिटली फटाफट मैंने डाटा कलेक्ट करा, तो डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम से क्या करा मैंने, फटाफट डाटा कलेक्ट करा, ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मिली हमें। क्या इन्फॉर्मेशन? कॉस्ट क्या इनकर करी मैंने, डाटा पे क्या टाइम स्पेंड करा, डाटा पे क्या रिसोर्स कंजम्पशन करा। सॉरी, आई वुड से कि आपने डिजिटल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के जैसे आप हर कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे क्या कॉस्ट इनकर करी वो फटाफट निकाल पा रहे हो। आपने कितना टाइम स्पेंड करा उसका पूरा डाटा निकलता है, हर एम्प्लॉय का क्या टाइम स्पेंड, हर एक्टिविटी पे क्या डाटा, कितना रिसोर्स कंज्यूम करा उसका डाटा। ये डिजिटली हम सब कर पा रहे हैं, इसीलिए तो इतना डाटा हमें मिल जाता है। तो डिजिटल कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? टाइम स्पेंड का डाटा, रिसोर्स कंजम्पशन का डाटा, मार्केट प्राइसेस का डाटा,
लीड टाइम कितना लग रहा है, लीड टाइम यानी स्टार्ट टू एंड पूरी एक्टिविटी को कितना टाइम लग रहा है, क्या मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, क्या प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, क्या ट्रेंड है, पूरा डाटा आपको डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम से मिल रहा है। ओके जी। सर बेनिफिट क्या है डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम के? अच्छा, बेनिफिट से पहले आप ये बताओ आपकी कॉस्टिंग पढ़ने के बेनिफिट क्या होंगे? सर मैं बड़ा होके एक बढ़िया से एमडी बनूंगा। तो बेटा आज ही एमडी का अपना एम सेट कर लो कि मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है किसी बड़ी कंपनी का सीए बनने के बाद। तो वो वही आपके बेनिफिट्स हैं डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम को पढ़ने के। डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम को पढ़ने के बेनिफिट क्या है? आई सेट एम ऑफ एमडी टुडे। डन सर। सर इसको समझा भी दीजिए। आई मतलब आपको आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करने में हेल्प करता है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम। आप डिजिटली कॉस्टिंग सिस्टम से नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो और उनको एलिमिनेट कर पा रहे हो। सर थोड़ा बोर हो रहा है, थ्योरी बेटा थोड़ा ऐसे ही होता है, पर आपको समझना है अच्छे से, ध्यान से समझना है। इस वीडियो को आप बार बार सुनिए। आप वॉक करते टाइम सुन सकते हैं, आप मॉर्निंग में सुन सकते हैं। सो आपको एक बार समझने के बाद बहुत इजीली ये रिवाइज हो जाएगा। ओके सर। आपको आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करने में हेल्प करता है डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम। और क्या बेनिफिट है इसके? और आपको एम सेट करने में, सेट यानी सेटिंग द स्टैंडर्ड्स, सेटिंग द स्टैंडर्ड यानी डिजिटल कॉस्टिंग स्टैंडर्ड सिस्टम से मैं अपने स्टैंडर्ड सेट कर पा रहा हूँ कि मुझे कितनी कॉस्ट चाहिए और वेरियांस को रियल टाइम बेसिस पे मेजर कर पा रहा हूँ। डन है सर। ई क्या हो गया? आप एस्टिमेट कर पा रहे हो कॉस्ट को, सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ मार्क टू मार्केट बेसिस पे कर पा रहे हो। टी यानी कि आप डेटा जो आप टाइम स्पेंड का है उसको एनालाइज कर पा रहे हो। फटाफट से आप इंसेंटिव प्लान बना पा रहे हो अपने एम्प्लॉय के लिए कि इसने इतना टाइम स्पेंड करा, अगर इतने से कम करेगा तो इतना बोनस और मिलेगा। डन सर। एम, एम क्या हो गया? ए यानी असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। आप डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम के जैसे ही तो कॉस्ट असर्टेन कर पा रहे हो कि कितनी कॉस्ट लगेगी। डन सर। आई, दूसरा आई क्या हो गया? दूसरा आई हो गया आपका डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम क्या करता है, आपकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को इम्प्रूव करता है, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में और ज्यादा हेल्प करता है। डन सर। एम क्या हो गया? आप मटेरियल की क्या रिक्वायरमेंट है उसको पहले से ही प्लान कर पा रहे हो, शेड्यूल कर पा रहे हो, कब कौन सा मटेरियल आना है जाना है। ये सब आप डिजिटल सिस्टम इसलिए तो कर पा रहे हो, पन्नों पे बनाओगे पेन पेपर से तो थोड़ी कर पाओगे। एमडी क्या हो गया सर? मार्केट डिमांड को प्रेडिक्ट करना, मार्केट डिमांड को प्रेडिक्ट करना। आप जो कस्टमर का डाटा है, बिहेवियर है प्रोडक्ट को लेके, उनको आप बजट बना पा रहे हो, प्रोडक्शन को प्लान कर पा रहे हो, आप सबको एक्स्ट्रापोलेट कर पा रहे हो, तो आप मार्केट डिमांड को भी प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। डन सर। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। जो थ्योरी का बोर वाला पार्ट था ना बेटा वो खत्म हो गया, आगे की थ्योरी सारी अंडरस्टैंडिंग वाली इजी वाली है। ओके सर। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी एक चीज जिसके लिए आप कॉस्ट को सेपरेटली मेजर कर पाओ ना, वो आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। सर एग्जांपल क्या हो गए? कोई भी प्रोडक्ट के लिए, कोई भी सर्विस के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, कोई भी कस्टमर के लिए। सर ये एग्जाम में आ जाएगा क्या? बेटा मई 23 में आ गया था। एग्जाम्पल क्या आपके क्या क्वेश्चन आया था कि भाई कॉस्ट ऑब्जेक्ट के 4 कैटेगरी बताओ और उनके एग्जाम्पल्स दो। तो अब आपको ऐसे याद होगा कि प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑब्जेक्ट किस चीज के लिए हो सकता है, प्रोडक्ट के लिए हो सकता है, सर्विस का हो सकता है, तभी तो आप बता पाओगे। सर प्रोडक्ट का कैसे? कोई भी स्मार्टफोन हो गया, एसयूवी कार हो गई, बुक हो गई, वो आपका एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट ही तो है। एक बुक आपकी कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, एक बुक की मैं कॉस्ट निकाल सकता हूँ ना। हाँ जी सर समझ गए। सो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? एनीथिंग जिसके लिए आप सेपरेटली मेजर कर सको कॉस्ट को, एनीथिंग जिसके लिए हम कॉस्ट को सेपरेटली मेजर कर सके। सर्विस क्या हो गई सर? दिल्ली से मुंबई फ्लाइट जा रही है, एक सर्विस है, इसकी मैं कॉस्ट निकाल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। डन सर। प्रोजेक्ट क्या हो गया? कोई रोड प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी कॉस्ट निकल सकती है। डन सर। एक्टिविटी क्या हो गई? कोई भी एक्टिविटी, आपने छोटा सा मेट्रो कार्ड रिचार्ज कराया, वो भी एक एक्टिविटी है। आपने कोई ऑर्डर प्लेस करा, वो भी एक एक्टिविटी है, उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ओके सर। प्रोसेस क्या हो गया? आपने एक रिफाइनमेंट ऑफ क्रूड करा, क्रूड को रिफाइन करा, वो भी एक प्रोसेस है। आपने बिलेट्स को मेल्ट करा, आपने एक गोल्ड को मेल्ट करा, तो वो भी एक प्रोसेस है, उसकी भी एक कॉस्ट है, बिल्कुल है। एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, एक डिपार्टमेंट की भी कॉस्ट निकाल सकते हो। मैं एनुअल कॉस्ट निकाल सकता हूँ ना फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, उसके क्या कंप्यूटर सिस्टम है, उसके क्या एम्प्लॉय कॉस्ट है, उस तरीके से। डन सर। कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ना बेटा, ये एक बेसिक है, एक ऑब्जेक्ट
कोई तो हम कॉस्ट निकालते हैं। सो ये एकदम मिनिमम पार्ट है, एक छोटा सा एटम है कॉस्ट बिहेवियर को एनालाइज करने का। सो तभी तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन सब में कॉस्ट को डिवाइड कर पाएंगे। डन सर, ऑब्जेक्ट समझ गए हम, छोटी सी भी चीज जिसके लिए मैं सेपरेटली मेजर कर सकता हूँ कॉस्ट को, वो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। डन। अच्छा, याद कैसे करना है इसको, याद कैसे करना है इसको, याद करना है आपको पीपीपी एड्स। पीपीपी एड्स क्या होता है? परफॉर्मेंस पर प्राइस पर प्ले या प्राइस पर परफॉर्मेंस। सो आप यूट्यूब का एक वीडियो देखते हैं, आपका एक ऐड आता है, आप उस पर क्लिक करते हैं, तो आप प्राइस पर प्ले आप एक कॉस्ट देते हैं। उस एक्टिविटी की भी ना एक कॉस्ट होती है। सो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट का छोटा सा एग्जांपल ये हो गया, एक एड जिसको रन करने के लिए प्राइस आप पे करते हैं, प्राइस पर प्ले एड। डन सर, समझ गए, पीपीपी एड्स याद हो गया सर, पीपीपी एड्स। डन डन डन। कॉस्ट यूनिट्स पे आते हैं। कॉस्ट यूनिट्स पे भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका। तो सिंपल वो आपको एक इंडस्ट्री दे देता है और उसकी यूनिट पूछ लेता है। कॉस्ट यूनिट क्या होती है? जिसमें मैं कॉस्ट को मेजर करूंगा। सो एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसकी कॉस्ट में क्या निकालूंगा? पर कार यानी पर नंबर। एक सीमेंट इंडस्ट्री है, उसकी कॉस्ट में कैसे निकालूंगा? पर टन सीमेंट की कॉस्ट क्या आई। मैं ऐसे थोड़ी कहूंगा पर नंबर ऑफ सीमेंट के दाने की कॉस्ट क्या है, नहीं, पर बैग या पर टन। इस टाइप से सीमेंट इंडस्ट्री में कॉस्ट मेजर की जा सकती है। यूनिट क्या हो गया? वो चीज जिसमें हम कॉस्ट को मेजर करेंगे, कॉस्ट को असरटेन करेंगे या कॉस्ट को एक्सप्रेस करेंगे। डन सर। केमिकल इंडस्ट्री में क्या यूनिट यूज होगी? लीटर, पर लीटर ऑफ केमिकल, पर किलोग्राम ऑफ केमिकल, पर टन ऑफ केमिकल। पावर इंडस्ट्री में किलोवाट पर आवर, किलोवाट पर आवर। ये याद रख लेना क्योंकि एग्जाम में कभी भी आ सकता है, पावर इंडस्ट्री की कॉस्ट यूनिट बताओ, किलोवाट पर आवर। स्टील इंडस्ट्री की टन, पर टन ऑफ स्टील। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की पर पैसेंजर किलोमीटर। ये तो आपको खुद ही याद हो जाएगा जब हम सर्विस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर। डन। गैस इंडस्ट्री की पर क्यूबिक फीट ऑफ गैस, पर क्यूबिक फीट ऑफ गैस। इसी टाइप से आगे भी आपके इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं। ब्रूइंग इंडस्ट्री की पर बैरल, ब्रिक इंडस्ट्री की पर 1000 ब्रिक्स, या पर ब्रिक भी बोल सकते हैं आप, वो भी आंसर आपका सही ही होगा, पर 1000 ब्रिक इज मोर एक्यूरेट। कोल माइनिंग की पर टन, इलेक्ट्रिसिटी की किलोवाट पर आवर, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की पर कॉन्ट्रैक्ट या पर जॉब क्या कॉस्ट लग रही है, ऑयल इंडस्ट्री की पर बैरल ऑफ ऑयल, पर टन ऑफ ऑयल, होटल इंडस्ट्री की क्या कॉस्ट है? पर रूम मील, सॉरी पर रूम या फिर पर मील। केटरिंग इंडस्ट्री की एक खाने की कॉस्ट क्या है? प्रोफेशनल सर्विसेज की आवर। एजुकेशन की पर कोर्स या स्टूडेंट वाइज भी कॉस्ट निकाल सकते हैं। इवन सक्सेसफुल स्टूडेंट वाइज भी निकाल सकते हैं कि 100 में से भाई अगर 40 बच्चे पास हो रहे हैं तो पर सक्सेसफुल स्टूडेंट कॉस्ट क्या है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री की कॉस्ट क्या हो सकती है? पर पेशेंट डे। आप कभी भी हॉस्पिटल में किसी को एडमिट कराएंगे तो आपको यही बोलता है एक दिन का एक पेशेंट का कॉस्ट इतना है पर पेशेंट डे। ओके, क्रेडिट कंट्रोल, आपकी एक्टिविटीज भी हैं जिनकी कॉस्ट निकल सकती है। सो क्रेडिट कंट्रोल की यूनिट क्या है? कितने अकाउंट मेंटेन करें, पर अकाउंट मेंटेन। सेलिंग की पर वैल्यू ऑफ सेल, पर कस्टमर कॉल, पर ऑर्डर टेकन। मटेरियल स्टोरेज या हैंडलिंग की मटेरियल मूवमेंट वाइज, या कितनी रिक्वेजिशन रेज करी या कितनी इशू करी, रिसीव करी। पर्सनल पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन की पर पर्सोनल रिकॉर्ड, जितने रिकॉर्ड मेंटेन करे उतनी कॉस्ट। ओके सर, समझ गए। एक्टिविटी का नाम आएगा, हम यूनिट लिख लेंगे। डन, एक बार पढ़ लेना, थोड़ा याद हो जाएगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से आप लिख पाओगे। कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर यानी वो एक्टिविटी जो आपकी कॉस्ट इंकरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं ना जिसकी वजह से कॉस्ट ज्यादा या कम लगती है, उनको हम कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। जो हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे ना बेटा चैप्टर, तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। कॉस्ट ड्राइवर के आपके एग्जाम्पल हो गए, कितनी बार मैंने मशीन सेटअप करी उतनी बार मेरी कॉस्ट लग रही है। ये मेरे कॉस्ट को ड्राइव कर रहे हैं कि मैंने कितनी बार परचेज ऑर्डर रेज करे, कितने आवर्स स्पेंड करे। डन सर, समझ गए। अगला टॉपिक क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। 1 मिनट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आपका आईसीए ने नवंबर 18 में पूछा था, देन जुलाई 21 में भी, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वो डिपार्टमेंट होते हैं या वो सेंटर होते हैं जिनको मैनेजमेंट ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है या कोई अथॉरिटी देती है। बेटा मैनेजमेंट हर चीज़ तो नहीं कर सकती अपने हाथों से, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाती है
और उनको बोलती है कि इस परफॉर्मेंस के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। एग्जाम्पल क्या हो सर? सर कॉस्ट सेंटर हो गया, रेवेन्यू सेंटर हो गया, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। इनका क्या मतलब हुआ? कॉस्ट सेंटर आपके वो सेंटर होते हैं जिनको अकाउंटेबल बनाया जाता है कॉस्ट को इनकर करने के लिए। जैसे आपका परचेज डिपार्टमेंट है, वो उनको आपने एक स्टैंडर्ड दे दिया कि मुझे इतना परचेज करना है। सो वो अपनी मर्जी से आपका रिवेन्यू तो बढ़ा घटा नहीं सकता। मैक्सिमम और मिनिमम वो आपका परचेज की कॉस्ट को ही कम ज़्यादा कर सकता है। सो वो आपका एक कॉस्ट सेंटर है जो कॉस्ट इनकर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डन सर। कॉस्ट सेंटर को ना आगे दो और डिवीजन दिए हैं कि एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर होते हैं, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर होते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर होते हैं जिनको हम पहले से ही बता देते हैं कि आपको इस आउटपुट को लेके आना है। वही आपका परचेज डिपार्टमेंट, उनके ना इनपुट आउटपुट रेशियो ना बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपने इतना आउटपुट करा तो आपने कितना इनपुट आपको चाहिए होगा। डन सर। क्या आउटपुट लाना है वो पहले से ही मेजरेबल होता है और स्पेसिफाई होता है उनको। दूसरा होता है आपका डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। वो क्या है? वो ऐसे हैं जिनके ना आउटपुट को हम फाइनेंशियली मेजर नहीं कर सकते। सर ऐसी कौन से सेंटर है जिनके आउटपुट को हम मेजर नहीं कर सकते, जिनके हम इनपुट आउटपुट रेशियो को डिफाइन नहीं कर सकते? बेटा आपका बेस्ट एग्जांपल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आपका कॉस्ट सेंटर तो है, कॉस्ट तो इनकर करेगा, रिवेन्यू तो नहीं लाएगा। पर आप ये नहीं बता सकते ना कि इतना रिसर्च करके दे मेरे को। रिसर्च तो जितना ज्यादा करे उतना अच्छा है। तो वो आपका डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर है, उसको आप ये बोल सकते हो भाई इस ज्यादा कॉस्ट इंकर कर सकता है कि कम कर सकता है, अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से कॉस्ट को मेजर और उनको असर्टेन कर सकते हो, बट आप आउटपुट को मेजर नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट। दूसरा आपका सेंटर हो गया रेवेन्यू सेंटर, जो आपके लिए अकाउंटेबल है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। इनको खुली छूट है कि कॉस्ट इंकर कर लो पर मेरे को रेवेन्यू इतना ला के दो। एकदम खुली छूट तो नहीं है, पर बोला ऐसे ही जाता है कि भाई तुम्हारा सेल्स टारगेट इतना इतना रेवेन्यू जनरेट करके दो। तो वो आपका हो गया रेवेन्यू सेंटर। आपका प्रॉफिट सेंटर हो गया भाई जिसको रेवेन्यू का टारगेट भी है, कॉस्ट का टारगेट भी है कि प्रॉफिट लाना है, कितना प्रॉफिट लाना है। वो आपका एग्जांपल क्या हो गया रेवेन्यू सेंटर प्रॉफिट सेंटर का? आपकी कोई इंडिपेंडेंट ब्रांच हो गई, जैसे बैंक की एक ब्रांच, जिसको रेवेन्यू का भी पता है कि इतने कस्टमर अकाउंट खुलवाने, इतना डिपॉजिट रखना है तो इतना रेवेन्यू आएगा, और कितनी कॉस्ट इनकर करनी है उसका टारगेट है, कितना एम्प्लॉय, इतना रेंट। तो वो आपका जनरेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो आपका प्रॉफिट सेंटर हो गया, एक इंडिपेंडेंट ब्रांच। सर चौथा क्या? इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर बेटा प्रॉफिट सेंटर का भी नेक्स्ट लेवल है, जो ना प्रॉफिट के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही, साथ के साथ वो रिस्पॉन्सिबल है और उसको अथॉरिटी भी है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के डिसीजन करने की। अभी कोई ब्रांच हो सकती है जिसको ना कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करना हो ना तो मैनेजमेंट के पास जाना पड़े, भैया ये बड़ी वाली मशीनरी ले लूं क्या? तो कुछ इन्वेस्टमेंट सेंटर ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट भी लाएंगे प्लस आपको उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अलाउंस भी है कि अपनी मर्जी से तेरे को मन करे तो जो मशीनरी ले ले यार। इसका एग्जाम्पल क्या है? गवर्नमेंट के जो महारत्न है या नवरत्न है कंपनीज हैं, पीएसयूज हैं, उनको गवर्नमेंट कैसे देखती है कि वो मेरा एक ना इन्वेस्टमेंट सेंटर है, वो अपनी प्रॉफिट भी ला के देगा और अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। डन सर, समझ गए सर इसका एक्रोनिम क्या है? बेटे बहुत ईजी है, इसमें एक्रोनियम की जरूरत नहीं है, एक बार आपने इसका मीनिंग समझ लिया ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है मैनेजमेंट के द्वारा, अथॉरिटी दी जा रही है मैनेजमेंट के द्वारा, उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल हो गए वो वाले जो कॉस्ट इनकर करेंगे, वो जो रिवेन्यू करेंगे, जो प्रॉफिट करेंगे यानी कि रिवेन्यू और कॉस्ट वो बोथ, और जो इन्वेस्टमेंट करेंगे यानी प्रॉफिट यानी रेवेन्यू कॉस्ट बोथ प्लस कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी खुद से ले सकते हैं, उनको अथॉरिटी भी है और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ओके सर। सर कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा समझ लिया, इसकी कोई लिमिटेशन है क्या? रेड अलर्ट बेटा, रेड लाइट। लिमिटेशन हर चीज की होती है, हर सिक्के के दो पहलू हैं। कॉस्टिंग की भी कुछ लिमिटेशन आपसे पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए आपको रिकंसिलिएशन की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट अपनी कॉस्ट बना रहा है, अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट लाके खड़ा कर दिया, वो अलग कॉस्ट दे रहा है। अब आपको रिकंसाइल करके तो मैनेजमेंट को देना पड़ेगा ना। फाइनेंस बोल रहा है 80 रुपए कॉस्ट क्यों आई, तो आप 100 रुपए कॉस्ट कैसे बता रहे हो? सर फाइनेंस वालों को पता नहीं है, वो ना अलग से पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, मशीन लेके उसको डेप्रिशिएट कर दिया है, पता नहीं क्या कर दिया। ठीक है सर, वो अपने रूल से चलते हैं, हम रिकंसाइल करके देंगे। दूसरा क्या है? एक्सपेंसिव। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ला रहे हो आप, डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम ला रहे हो, सब एनालाइज करना चाह रहे हो, तो खर्चा तो रोक रहे हो पर खर्चा और भी तो लग रहा है आपका, एक्सपेंसिव। डन सर। अच्छा डुप्लीकेशन ऑफ काम हो रहा है, अब ना आपका सिस्टम जो है दो रिकॉर्ड बना रहा है, एक फाइनेंस के लिए बना रहा है, एक आपके लिए बना रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, तो डुप्लीकेशन ऑफ काम हो रहा है, रेड हो रहा है, रेड अलर्ट। यानी कि आपको रिकंसिलिएशन करना है, एक्सपेंसिव है, डुप्लीकेशन ऑफ काम है।
ओके सर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। हम ना कॉस्ट को बहुत सारे तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं कि उसका भाई नेचर से उसके अलग अलग कॉस्ट क्या हो गई, फंक्शन से क्या हो गई, उसके बिहेवियर से कॉस्ट क्या हो गई। सर आपने इसका एक्रोनियम बड़ा मजेदार लिखा है, FC बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड। बेटा क्या करें, बड़ा सोच सोच के मुझे ना ये एक्रोनियम मिला आपके लिए, तो मैंने लिख दिया। FC बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड क्या है, जैसे इंडिया में जो फैंस है ना फुटबॉल के, वो भी डिवाइड हो जाते हैं जब FC बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड का मैच होता है ना फुटबॉल का। तो उसी हिसाब से हमें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट करना है। सर ये बना कैसे, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, FC मतलब फंक्शन, C मतलब कंट्रोलेबिलिटी, और आपका बार्सिलोना यानी बी यानी कि बिहेवियर, और बार्सिलोना में ना भी आता है, ना यानी नॉर्मेलिटी, और रियल मैड्रिड रियल यानी नेचुरल चीजें, नेचुरल, रियल, नेचुरल। तो ये हो गया आपका रियल। और मैड्रिड यानी मैनेजरियल के लिए डिसीजन मेकिंग, मैड्रिड यानी मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग। डन सर, ये याद हो गया सर, वैसे इसकी नीड नहीं पड़ेगी, फिर भी मैंने आपको दे दिया, बाई चांस पूछ लें कि कॉस्ट को हम किन एलिमेंट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, तो आपको इससे याद आ जाएगा। ओके सर, अब पढ़ते हैं जरा, नेचर में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब मेरी कोई कॉस्ट लग रही है, एक पूरे ऑब्जेक्ट की मैंने कॉस्ट निकाल ली, अब मुझे उसमें पता है कितना मटेरियल लगा, तो वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में क्लासिफाई हो गया। मुझे पता है कितना लेबर लगा, क्या मैंने वेजेस पे करी, तो मेरा क्लासिफाई हो गया कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स में, उसको मैं डायरेक्ट लेबर भी बोलता हूँ। मुझे पता है मेरे कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे। अच्छा, तीन ही तो चीजें लगती है किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में, या तो उसमें मटेरियल लगेगा या लेबर लगेगा, और क्या खर्चा लग सकता है। सर हो सकता है और भी कोई डायरेक्ट खर्चा लग रहा हो, कोई डायरेक्ट खर्चा जैसे कि मान लो कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रिसिटी लग रही हो। डन सर, तो तीन ही टुकड़ों में मैंने पूरे कॉस्ट को तोड़ दिया, मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट, प्रोडक्ट को फिनिश गुड बनाने में लेबर, वेजेस जो पे करी डायरेक्ट, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके अलावा सर हो सकता है कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल लग रहा हो, इनडायरेक्ट लेबर लग रहा हो, जो आपने इनडायरेक्ट बड़े बड़ी सैलरी दी हो, तो उनको बेटा हम ओवरहेड बोलेंगे। ओवरहेड को ना अलग से हम क्लासिफाई करेंगे, जो हमने इनडायरेक्ट मटेरियल लगाया, इनडायरेक्ट लेबर लगाया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगाया ना, उन सबको एग्रीगेट कर लिया और उसको मैंने क्लासिफाई कर लिया। प्रोडक्शन में क्या ओवरहेड लगा, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या ओवरहेड लगा, सेलिंग में क्या ओवरहेड लगा, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या ओवरहेड लगा। ओवरहेड हो गया आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट, प्रोडक्शन का इनडायरेक्ट कॉस्ट, एडमिन का, सेलिंग का और डिस्ट्रीब्यूशन का। डन सर, समझ गए। ओके, दूसरा क्लासिफिकेशन हम करेंगे फंक्शन के बेसिस पे। फंक्शन के बेसिस पे कैसे करेंगे, आपने क्या क्या फंक्शन यानी क्या क्या काम करे, उसके बेसिस पे मैं कॉस्ट को डिवाइड करूंगा। यानी कि प्रोडक्शन करा तो प्रोडक्शन की कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन करा यानी ओवरव्यू करा तो एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट, सेलिंग की कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट। ओके सर, समझ गए। अच्छा, फंक्शन की कॉस्ट को ना ICAI ने ना चैप्टर के बीच में ये डेफिनेशन दी है, ये 5 पार्ट, देन समरी में उन्होंने 6 पार्ट दिए हैं। तो हो सकता है कि ऐसे कोई सा भी पूछ ले, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको इसको देनी है। अगर कुछ ना लिखा हो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, तो आपको ये पार्ट्स लिखने हैं। पर ये बेसिकली ना है सेम, पर अगर जैसे वो ओवरहेड स्पेसिफाई कर दे कि आप फंक्शन से बताओ कौन से ओवरहेड होते हैं, तो आपको इस टाइप से लिखना है, ठीक है ना। या आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है कि ऐसे कौन सा पूछ सकता है। डन सर, पर सेम ही तो है आपका, जैसे उसने पहला लिखा प्रोडक्शन की कॉस्ट या मैनेजमेंट की कॉस्ट, इसमें आपको उसने दो में डिवाइड कर दिया। प्राइम कॉस्ट यानी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और दूसरे हो गए प्रोडक्शन के ओवरहेड यानी प्रोडक्शन के इनडायरेक्ट कॉस्ट, मिला के हो गया वो प्रोडक्शन का कॉस्ट। एडमिन का कॉस्ट यानी एडमिन का ओवरहेड, सेलिंग का कॉस्ट यानी सेलिंग का ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट यानी डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट। डन सर, फंक्शन से समझ गए, काम से समझ गए, क्या काम करा, सेलिंग का काम करा, सेलिंग की कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करा, एडमिन की कॉस्ट। फंक्शन से समझ गए हम सर, नेचर से समझ गए, डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर लग रहा है तो डायरेक्ट लेबर। फंक्शन से समझ गए हम, प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन की कॉस्ट। ओके, वेरिएबिलिटी से समझिए आप, बिहेवियर से समझिए। कुछ कॉस्ट ना मुझे पूरे कॉस्ट को डिवाइड करना है। अब कैसे डिवाइड करना है, उसका बिहेवियर कैसा है, फिक्स्ड है यानी कि कितना भी आउटपुट हो, मेरा जो कॉस्ट है ना वो अनअफेक्टेड है, फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसा है, हर बार ना कितने वॉल्यूम और कितने एक्टिविटी के साथ काम कर रहा हूँ ना मैं, वो वेरी कर रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल क्या हो गया आपका, सेमी वेरिएबल हो गया आपका वो कॉस्ट जो फिक्स्ड भी कंपोनेंट है उसमें और वेरिएबल कंपोनेंट भी है। ऐसा कैसा कॉस्ट है, वो ना पार्टली इफेक्ट होता है फ्लक्चुएशन से,
कुछ पोर्शन उसका हमेशा फिक्स रहता है, चाहे जीरो आउटपुट भी हो वो कॉस्ट तो लगेगा, उसके ऊपर का कॉस्ट वेरी करता है। बेटा प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा कॉस्ट आपके सेमी वेरिएबल कॉस्ट ही तो होते हैं, तो इसमें चौंकना क्या है। डन सर, समझ गए। अच्छा, इसके बाद ना इसने आपको कुछ सेमी वेरिएबल कॉस्ट को ना सेग्रीगेट करने के मेथड दिए हैं। इसमें ज्यादातर आप मेथड देखोगे ना वो गैप्स पे डिपेंडेंट है। गैप निकालना है आपको कि एक लेवल पे क्या कॉस्ट लग रही है, दूसरे लेवल पे क्या कॉस्ट लग रही है, दोनों का गैप निकाल लिया मैंने। उसके बाद उस गैप को मैंने अमाउंट को डिवाइड कर दिया, जो गैप आया नंबर ऑफ यूनिट्स में, तो वो उसका वेरिएबल पोर्शन हो गया। और एक लेवल पे मैंने वेरिएबल पोर्शन को पुट कर दिया, तो फिक्स कॉस्ट भी निकल गया। सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आया। ओके, अभी हम एग्जाम्पल से करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। सो आपको इसको याद करने का एक्रोनियम क्या हो गया, हाई लो गैप्स। हाई लो क्या है सर, हाई लो भी आपका एक मेथड का नाम है, तो आपको हाई लो भी याद रखना है। बाकी गैप्स आपके चार मेथड कवर कर लेगा। जी यानी ग्राफिकल मेथड। सर ये 6 पॉइंट याद रखने क्या बेटा, 6 पॉइंट कुछ भी नहीं है, आप समझोगे तो बिल्कुल आपको खुद ही आप लिख पाओगे इनको। सो इसमें क्या है, एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। आपके आईसीआई ने बोला कि आपको जो मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस है ना, हर लेवल पे क्या क्या आउटपुट के लेवल पे क्या कॉस्ट लग रही है, उनको प्लॉट करना है। तो एक्स एक्सिस पे आपको रखना है आउटपुट, वाई एक्सिस पे आपको रखना है टोटल कॉस्ट। अब मान लो इस आउटपुट पे ये कॉस्ट लगी, इस आउटपुट पे ये कॉस्ट लगी, इस आउटपुट पे ये, इस आउटपुट पे ये, इस आउटपुट पे ये, इस आउटपुट पे ये, ऐसे मैंने सबको प्लांट कर दिया। उसके बाद एक जजमेंट के बेसिस पे ना मुझे बेस्ट फिट लाइन बनानी है। मेरी जजमेंट बोल रही है लाइन जाती तो ऐसी जाती, ठीक है सर, ये लाइन ऐसे जाती। इस जजमेंट के बेसिस पे लाइन बनाने के बाद मुझे देखना है वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है। वाई एक्सिस को मान लो ये 1000 रुपीज पे कट कर रही है, तो ये मेरा हो गया फिक्स कॉस्ट। और उसके बाद मुझे एक लेवल लेना है, ये मान लो ये एक लेवल है 2000 का, और रुपीज में 2000 का लेवल है, और आउटपुट में ये लेवल है 500 यूनिट्स का। सो उस लेवल को निकालने के बाद मुझे पता चल गया कि टोटल कॉस्ट मेरी 2000 लग रही है 500 यूनिट्स पे, और 1000 रुपीज तो मेरी फिक्स्ड है, तो बची हुई 1000 मेरी वेरिएबल हो गई। और 500 यूनिट्स पे 1000 लग रही है, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो गई रुपीज 2। सो बस मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट भी आ गई रुपीज 1000। तो बस ये सिंपल सा यही मेथड है। डन है सर, समझ गए। ओके जी। अगला मेथड है आपका हाई लो मेथड। हाई लो मेथड आपका क्या बोलता है कि आपको दो लेवल ऑफ वॉल्यूम आपने निकाले, कि हाईएस्ट लेवल ऑफ वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉल्यूम पे मेरी क्या सेल है, क्या टोटल कॉस्ट है, और लोवेस्ट जितनी मैं सेल कर पा रहा हूँ उस अमाउंट पे क्या टोटल कॉस्ट है। सो हाईएस्ट मान लो एक एग्जांपल लिया हमने, 1,40,000 पे 72,000 की कॉस्ट है, 80,000 पे 60। अब डिफरेंस निकाल लिया हाईएस्ट और लोवेस्ट का, सेल में डिफरेंस आ गया 60,000 का, कॉस्ट में डिफरेंस आया 12,000 का। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई, आपकी 12,000 रुपए की कॉस्ट लग रही है पर 60,000 वैल्यू पे, यानी कि 1/5 ऑफ सेल्स वैल्यू। यानी कि अगर मैं आपका हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ सेल्स लूँ 1,40,000, इसका 1/5 करूँ तो वो आ गया 28,000। यानी कि 1,40,000 के लेवल पे मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 28,000। फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई, 72,000 मेरी टोटल कॉस्ट थी, 28,000 मैंने माइनस कर दिया, फिक्स कॉस्ट हो गई मेरी 44,000। सिमिलरली मैं लोएस्ट वॉल्यूम पे भी सिमिलरली निकाल सकता हूँ। सो मेरी फिक्स कॉस्ट हो गई 44,000, और वेरिएबल कॉस्ट हो गई मेरी 1/5, और हर लेवल पे हो गई वो 16,000, और आपकी 28,000, या फिर 1/5। डन सर, समझ गए। अगला मेथड है एनालिटिकल। एनालिटिकल क्या है, जो हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं ना, कि पिछले महीने इतनी टोटल कॉस्ट इनकर हुई थी, आपने किसी बढ़िया से कॉस्ट अकाउंटेंट को बिठाया, उसने आपके प्रोसेस को देखा और देख के बोल दिया कि ये 100 रुपए की कॉस्ट आपकी लगी है, मुझे लग रहा है इसमें से ना आपकी 67% कॉस्ट जो है वो वेरिएबल है। अच्छा जी, एग्जाम्पल क्या हो गया, मान लो 3,000 की कॉस्ट लगी थी, उसने बोला 67% वेरिएबल है, तो वेरिएबल हो गई मेरी 2,000। फिक्स कितनी हो गई, 3,000 माइनस 2,000, 1,000। अगले महीने मेरा प्रोडक्शन क्या हो गया, 50% बढ़ गया। सो अगले महीने की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1,000 तो फिक्स है ही, और जो 3,000 वेरिएबल थी आपकी 2,000 की, वो 50% से बढ़ गई क्योंकि वो प्रोडक्शन के साथ वेरी कर रही है, तो 2,000 से हो गई 3,000, टोटल कॉस्ट हो गई मेरी 4,000। ये कैसा मेथड है सर, बस ये ऐसे ही बेटा एनालिटिकल मेथड दे दिया क्योंकि प्रैक्टिकली हो सकता है कहीं पे यूज हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे मैं इस मेथड से सेमी वेरिएबल कॉस्ट को निकाल सकता हूँ फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में। एक और मेथड क्या है आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करने का, आपको क्या करना है, कोई भी दो लेवल लेने हैं एक्टिविटी के,
उसमें आपको चेंज ऑफ एक्सपेंस निकालना है। आपको मान लो मेरा जनवरी में प्रोडक्शन था 100 यूनिट, बेसिकली वही हो गया ना बेटा, गैप निकालना है। फरवरी में प्रोडक्शन था 140 यूनिट, एक बार मेरी कॉस्ट लगी 260, एक बार लगी मेरी 300। यूनिट में कितना डिफरेंस आया? 40। कॉस्ट में कितना डिफरेंस आया? 40। वेरिएबल कॉस्ट सीधा पता चल गई मुझे 40, क्योंकि 40/40 हो गई। टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है पर यूनिट, यानी ₹1 पर यूनिट आ रहा है, ये मेरी आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अब सिमिलरली मुझे फिक्स निकालनी है। मुझे पता चल गया जनवरी में मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट मैंने अगर प्रोड्यूस करी होगी तो वेरिएबल कॉस्ट 100 हो जाएगी। 260 में से मैं 100 माइनस करूंगा तो 160 मेरी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। इसको आप फरवरी पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं, आपकी फरवरी की भी 160 ही आएगी, क्योंकि ये हो जाएगी 140, 300 माइनस 140, 160। डन है सर। आ गया हमें सब वेरिएबल को डिवाइड करना। बेटा एक लॉजिकल मेथड और समझ लो, ये आपका ना इक्वेशन वाला मेथड है, जिनको मैथमेटिक्स पसंद है ना उनको ये बड़ा पसंद आने वाला है। इसमें हमें क्या करना है, एक इक्वेशन बना ली हमने, लीस्ट स्क्वायर मेथड इसको हम बोलते हैं, ये स्टेट्स बेस्ड मेथड है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई हो गया आपका टोटल कॉस्ट, एम हो गया आपका जो आपका वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है पर यूनिट, एक्स हो गया आपका आउटपुट का वॉल्यूम, और सी हो गया आपका फिक्स कॉस्ट। एम हो गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सी हो गया आपका फिक्स कॉस्ट। तो इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे? एग्जाम्पल ले लो बेटा, एक बार मैंने 60% एक्टिविटी पे ऑपरेट करा, एक बार मैंने 80% एक्टिविटी पे ऑपरेट करा, तो वॉल्यूम मान लो कितना आया 150, इसका है 200। सो ये कैपेसिटी की ना परसेंटेज में मत जाना, ये ना आपको बेसिकली सिमिलरली वही बात होगी कि मैंने जैन में करा या फैब में इतना करा। ये आपको ना कॉस्टिंग का हर एंगल भी समझाया जा रहा है एग्जाम्पल से, कि मैं मंथ के लिए भी कॉस्ट देख सकता हूँ, लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए भी कॉस्ट देख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों मेरे क्या है, दोनों ही मेरे कॉस्ट के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। डन सर, समझ गए। ओके, वॉल्यूम कितना हो गया यहाँ पे? 150, यहाँ पे 200। मान लो यहाँ पे मेरा जनवरी का सेमी वेरिएबल कॉस्ट था 1200, फरवरी का था 1275, या आप 60% या 80% भी बोल लो। तो मैंने इसको इक्वेशन में रख दिया। जनवरी की इक्वेशन क्या आ गई मेरी? 1200 इक्वल टू 150 एम प्लस सी, क्योंकि 1200 मेरी टोटल कॉस्ट है, 150 मेरी एक्स है यानी कि वॉल्यूम। एम प्लस सी की दो इक्वेशन आ गई, जिनको मैथ्स आती है उनको पता है दो वेरिएबल वाली इक्वेशन दो से बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। सो जैसे कि नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे तो सी कट जाएगा, 50 एम के लिए आ जाएगा 75, और पर एम के लिए आएगा आपका 1.5। तो जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाता है एम 1.5 यानी वेरिएबल कॉस्ट, और सी आपका आ गया फिक्स कॉस्ट यानी 975। किसी भी कॉस्ट में एम को मैं पुट करूंगा 1.5, सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो ये वाला जो आपका मेथड है ना, ये बेस्ट मेथड है। बेस्ट मेथड कैसे है आपका? बहुत सिंपल है बेटा, इक्वेशन में रखना है। इक्वेशन आपको पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपको x की वैल्यू पुट करनी है यानी आउटपुट कितना आ रहा है एक लेवल पे, और टोटल कॉस्ट पुट करनी है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में अपने आप डिवाइड हो जाएगा। डन सर, हम समझ गए कि कैसे हम इसको फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड कर सकते हैं बाय नेचर ऑफ वेरिएबिलिटी। डन। फटाफट से अब हम देखते हैं कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे। कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे कैसे कर सकते हैं? आपकी ना कॉस्ट दो टाइप की होती है, एक जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, एक जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सर ऐसी कौन सी कॉस्ट है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते? अच्छा, कंट्रोल वाली कॉस्ट कौन सी हो गई? मैं कोई भी एक्शन लूं, मैनेजर आपका, और उस कॉस्ट को कम ज्यादा कर सकता है। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट हो गई, मैं कोई भी एक्शन ले लूं उस कॉस्ट को मैं कम ज्यादा कर ही नहीं सकता। अब मैंने कोई मशीनरी खरीद ली जो एक मेरे फ्लोर का प्रॉपर एक स्पेस ले रही है, अब भाई मैं उस फ्लोर का मैनेजर तो हूँ, पर मैं उस स्पेस को कम थोड़ी कर सकता हूँ, तो उतना तो मेरा रेंट लगेगा ही। वो हो गई मेरी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर इन प्रॉपर नेचर ना कोई भी कॉस्ट आपकी अनकंट्रोलेबल नहीं होती, क्योंकि एक ना एक मैनेजर तो आपका उस मशीन को उठा के फेंक सकता है ना, तो वो कॉस्ट कंट्रोल हो गई, वो रेंट बंद हो गया। पर आपको अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कैसे समझनी है? हमेशा बाय द एक्शन ऑफ ए स्पेसिफाइड मेंबर समझनी है, कि एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर मेंबर के लिए वो कॉस्ट अनकंट्रोलेबल है। चाहे वो मेंबर कुछ भी एक्शन कर ले, वो उस कॉस्ट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। बट इन अगर हम डिस्टिंक्शन निकालने जाएंगे तो नो कॉस्ट इज अनकंट्रोलेबल, नो कॉस्ट इज अनकंट्रोलेबल। डन सर। ओके जी। अगला आप कैसे डिवाइड कर सकते हो? नॉर्मेलिटी के बेसिस पे। नॉर्मेलिटी के बेसिस पे कैसे कर सकते हो? कुछ कॉस्ट आपकी नॉर्मल कॉस्ट होती है, कुछ आपकी एबनॉर्मल कॉस्ट होती है। नॉर्मल कॉस्ट वो होती है जो लगती ही लगती है, मैंने ये पर्टिकुलर मटेरियल बनाना है, ये मेरी नॉर्मल कॉस्ट है, इतनी लगती है। अब नॉर्मल कॉस्ट क्या है? हर बार इतनी नहीं लगती, इस बार नॉट नॉर्मली इनकर्ड वाली थोड़ी सी कॉस्ट एक्स्ट्रा लग गई,
थोड़ा सा ना स्क्रैप ज़्यादा निकल गया या अब नॉर्मली थोड़ा लॉस हो गया, तो वो मेरी अब नॉर्मल कॉस्ट है। नॉर्मेलिटी के बेसिस पे डिवाइड कर सकता हूँ। बार्सिलोना वाला ना, ठीक है ना। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग मैड्रिड वाला, डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे ना आपका नवंबर 23 में क्वेश्चन आ गया था। सो इसमें ना 18 बाइफर्केशन दी है, हर कॉस्ट का थोड़ा थोड़ा टाइप बता दिया। इसमें से आईसीएमआई उठा के 4 डेफिनेशन नवंबर 23 में पूछ ली कि चलो जी बताओ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्या होता है, डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है। तो आपको सबका ना मीनिंग पता होना चाहिए, स्टोरी आप लिख सकते हैं। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट वो होती है जो आपने एडवांस में कंप्यूट कर ली बिजनेस या ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, जो आपकी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है और वो आपने एक स्टैंडर्ड बना लिया, जो मैनेजमेंट ने एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आपको दे दिया। मैनेजमेंट ने आपको एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड दे दिया, वो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, जो हर लेवल ऑफ वॉल्यूम के साथ मूव कर रही है। आउटपुट बढ़ा पर यूनिट, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गई। डन सर। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या हो गई, एस्टिमेटेड कॉस्ट हो गई आपकी वो कॉस्ट जो आपने एस्टिमेट करी हुई है कि ये कॉस्ट लगेगी। ये आपसे प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट के नाम से भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना एस्टिमेटेड कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्विजिशन और एनीथिंग। देन आपकी डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है, डिफरेंशियल कॉस्ट वो है मार्जिनल कॉस्ट के जैसे ही है। जैसे जैसे इंक्रीज या डिक्रीज होगा आउटपुट में या किसी भी चीज़ में एक्टिविटी लेवल में, वैसे वैसे मेरी कॉस्ट डिफरेंशिएट करेगी। डन सर, समझ गए। थ्योरी मैंने बेटा पूरी लिख दी है ताकि आप एक बार रीड कर लो तो बना पाओ। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होती है, ये ना नोशनल कॉस्ट होती है, जिसमें मेरा कुछ कैश का आउटले नहीं हुआ, और जैसे कि मैंने खुद से कैपिटल लगाई अपने बिजनेस में, उस पे जो अगर मैं ब्याज कमाता, अगर मैं बाहर इन्वेस्ट करता, तो वो मेरी इम्प्यूटेड कॉस्ट है। डन, समझ गए। नोशनल कॉस्ट भी यही हो गई, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसा ही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैसे हो गई कि मान लो मैं वो सेम नेचर ही हो गया, मान लो पर मैं कोई बिजनेस में रिसोर्स यूज कर रहा हूँ, अगर वो मैं खुद के बिजनेस में ना यूज करके बाहर यूज करता, तो वो मेरा अपॉर्चुनिटी का लॉस हो गया। कैपिटलाइज कॉस्ट, कैपिटलाइज कॉस्ट वो हो गई जिसको आपने एज एक्सपेंस नहीं बुक करा, अपने एसेट में ही कैपिटलाइज कर लिया। जैसे आप बोरोइंग कॉस्ट पढ़ते हैं ना इंडियस में, वैसे ही प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होगी, सारी बोरोइंग कॉस्ट नहीं, स्पेसिफिक मशीन की कैपिटलाइजेशन में एक एग्जांपल आता है। डन। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या हो गई, किसी भी प्रोडक्ट के लिए मैं कोई कॉस्ट जो असरटेन कर रहा हूँ, एसोसिएट कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट की परचेज सेल या मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इन्वेंट्री में रखा हुआ प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट क्या है, वो मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा मीनिंग वही है, जो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, बेनिफिट का अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन कर रहा हूँ अल्टरनेटिव एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि मैं बैंक डिपॉजिट ना रख के उस मनी को यूज कर रहा हूँ अपने बिजनेस में, मेरा इंटरेस्ट लॉस हो रहा है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या हो गई, जो मेरा एक्चुअल कैश आउटफ्लो हो रहा है। अब भाई शॉर्ट रन में मैंने कोई मेक या बाय का डिसीजन लिया, वो मेरा कुछ कॉस्ट लग गया, वो मेरा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट हो गया। शटडाउन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि मैंने बिजनेस शट डाउन भी कर दिया टेम्परली, फिर भी कॉस्ट लगे जा रही है। रेंट हो गया या मेरा रखा हुआ मशीन डेप्रिशिएट तो हो रहा है, वो कॉस्ट हो गया। संक कॉस्ट क्या होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिसका डिसीजन मेकिंग में कोई लेना देना नहीं है, वो कॉस्ट इनकर हो चुकी है, अब आगे बिजनेस कंटिन्यू करना है नहीं करना है उसमें लेना देना नहीं है क्योंकि वो संक हो चुकी है। एब्सोल्यूट कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट जिसको मैं एब्सोल्युटली टोटलिटी में एक यूनिट के लिए निकाल सकता हूँ, है ना। वो मेरी एब्सोल्यूट कॉस्ट हो गई, एब्सोल्यूट अमाउंट में निकाली हुई कॉस्ट। सो ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर है सारी कॉस्ट आपस में, बस डेफिनेशन आ जाए तो आप लिख पाए। इनको आपको सबको 18 के 18 नाम याद नहीं करने हैं क्योंकि इतना तो ऐसे ही नहीं पूछेगा। बट अगर वर्ड से पूछ लिया कि बेटा बताओ डिस्क्रिशनरी कॉस्ट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिशनरी कॉस्ट वो होती है जो ना टाइड नहीं होती क्लियर कॉज और इफेक्ट रिलेशन से। जैसे हमने पढ़ा था ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट, जिसको मैं आउटपुट के बेसिस पे बता नहीं सकता कि कितनी कॉस्ट, इनपुट के क्या रिलेशन है इसका। आउटपुट देख के इनपुट से रिलेशन नहीं बता सकता कॉस्ट का। एडवर्टीजिंग में भी सेम कॉस्ट, ठीक है ना। सो जितना करो उतना अच्छा। आपकी मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन है, पहले से ही बता दो कितना करना है। डन। पीरियड कॉस्ट क्या हो गई, पर्टिकुलर पीरियड के लिए निकाली हुई कॉस्ट। सपोजिटली इस पीरियड का रिवेन्यू इतना है तो उस पीरियड की कॉस्ट क्या हो गई। डन। इंजीनियरिंग कॉस्ट क्या हो गई, जिसका क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो इनपुट और आउटपुट में। जैसे इतना मुझे परचेज करना है तो उसके पर इनपुट कॉस्ट क्या लगेगी या पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या लगेगी, वो आपकी इंजीनियरिंग कॉस्ट हो गई। डन, समझ गए। अगला क्या हो गया आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, वही जो आपका आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट लग रही थी ना बेटा, वही आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है जो मेरी खर्चा लग गया। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या हो गई,
जिसमें इमीडिएट कैश पेमेंट नहीं है, सिमिलर टू नोशनल कॉस्ट। आपका एक और जो कॉस्ट था, क्या बोलते हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वैसे ही आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट, जिसको मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अगर मान लो कंपनी को एसी की जरूरत है, मैं अपने घर से लाके एसी लाके रख दिया मैंने, अब मैंने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा, तो मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई, क्योंकि मेरा कैश आउटफ्लो नहीं हुआ। ओके जी, अगला कॉन्सेप्ट आपका मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ये आपका 3 बार एग्जाम में आ चुका है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपका कॉस्टिंग को निकालने के मेथड कौन से हैं। सो इसका एक्रोनियम क्या है बेटा? मेथोडिकल काम जो सबसे ज्यादा होता है ना, वो एक कंप्यूटर जॉब होता है, एक डेस्क जॉब होता है। कंप्यूटर जॉब कैसे? उसको आप बैठ के जो कंप्यूटर पे करते हैं ना, वो बड़ा मेथोडिकल काम होता है। डन सर, याद हो गया, समझा भी दो। कंप्यूटर जॉब से आपका सी से क्या बना? कॉस्टिंग के मेथड क्या होते हैं, किस मेथड से मैं कॉस्ट निकाल सकता हूँ, उसको मैं मेथड ऑफ कॉस्टिंग बोलता हूँ। यानी कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं कॉस्ट निकाल सकता हूँ, तो मेरी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गई, है ना। इसी टाइप से आउटपुट कॉस्टिंग या सिंगल यूनिट कॉस्टिंग आपकी क्या हो गई? कोई एक मैंने बाईसाइकिल बनाई, उस बाईसाइकिल की कॉस्टिंग मैं कैसे निकालूंगा, उसको मैं आउटपुट कॉस्टिंग बोलूंगा। जैसे कार की कॉस्टिंग ना बैच कॉस्टिंग में नहीं आती, आउटपुट कॉस्टिंग में आती है। तो कार की कॉस्टिंग को निकालने का मेथड क्या है? आउटपुट कॉस्टिंग। एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने करा, एक बिल्डिंग बनाई, उसकी कॉस्टिंग में मेथड से तो नहीं निकाल सकता कि हर बिल्डिंग की सेम कॉस्ट तो नहीं आती। हर बिल्डिंग की अपनी एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होती है। उसी टाइप से कुछ चीजें हमेशा बैच में बनती है। एक 100 यूनिट्स का एक बैच बना, अभी 1000 ब्रिक्स बनी, अब मैं उसकी एक ब्रिक की कॉस्ट नहीं निकालूंगा, मैं उस बैच की कॉस्ट निकालूंगा। सिमिलरली जॉब कॉस्टिंग क्या होती है? एक जॉब मैंने परफॉर्म करके दी, एक पर्टिकुलर कस्टमर का ऑर्डर आया, उसको मैंने सेटिस्फाई करके दिया, एक बाइक ठीक करके दी, उस जॉब की क्या कॉस्टिंग है वो निकालूंगा। एक बाइक को ठीक करने में हो सकता है एक पार्ट लगे, किसी को 2 पार्ट लगे। एक प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है? एक पर्टिकुलर एक प्रोसेस है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि ऑयल मशीनरी में ऑयल का रिफाइन होना। सो उस प्रोसेस की क्या कॉस्टिंग है, उसको मैं बोलूंगा प्रोसेस कॉस्टिंग। और सिमिलरली आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या हो गया? सर्विस वाले चैप्टर में आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड करी, जो मैं रेगुलरली एक सर्विस सेम नेचर की प्रोवाइड करता रहता हूँ, मान लो एक बस की टिकट हो गई, तो उसकी क्या कॉस्ट है, उसको हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोलेंगे। सर समझ तो आ गया, थोड़ा एग्जाम्पल और दे दो, लो बेटा एग्जाम्पल ले लो। अच्छा, एक कॉस्टिंग और है आपकी मल्टीपल कॉस्टिंग। मल्टीपल कॉस्टिंग आपकी क्या होती है? एक से ज्यादा मेथड अगर किसी कॉस्टिंग में लग रहे हैं ना, तो मल्टीपल कॉस्टिंग। अभी स्टार्ट टू एंड मानो एक कार मैंने बनाई, तो पहले कुछ पार्ट्स में बैच में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, यानी कि टायर्स का बैच बना रहा हूँ, तो वहां बैच कॉस्टिंग यूज हो गया। देन कुछ पार्ट्स में जॉब में कर रहा हूँ, यानी हर कार पे एक स्पेसिफिक डिजाइन कर रहा हूँ, तो वो जॉब कॉस्टिंग हो गया। और पर कार कॉस्ट निकाल रहा हूँ, तो वो यूनिट कॉस्ट हो गया, तो उसको हम मल्टीपल कॉस्टिंग बोलते हैं। ठीक है सर। अच्छा, कुछ एग्जांपल ले लो आप। जैसे मेरा वेरियस मेथड क्या हो गए, एक नेचर ऑफ आउटपुट कैसा निकलेगा, उस पर कौन सा मेथड लगा, और कॉस्ट किस चीज की निकालूंगा, और उस एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्री। सो ये आपका 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो एग्जांपल अच्छे से देख लेना, क्योंकि ऐसे कैसे पूछ सकता है, इंडस्ट्री पूछ के आपको कॉस्ट का मेथड पूछ सकता है, आपको नेचर ऑफ आउटपुट से आपको बोल सकता है कि बताओ मेथड्स क्या होते हैं। तो उसका एक्रोनियम हो गया हमारा सीओएमपी जॉब। सीओएमपी जॉब, कंप्यूटर जॉब, मैथमेटिकल जॉब। ठीक है ना। एक सीरीज ऑफ प्रोसेस में कर रहा हूँ, उसका मेथड क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग से उसकी मैं कॉस्ट निकालूंगा, कॉस्ट किसकी निकालूंगा? हर प्रोसेस की निकालूंगा। एग्जाम्पल है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री में पहले मैं निकालता हूँ गन्ने को क्लीन करने की कॉस्ट, देन गन्ने से शुगर एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट, देन उसको शुगर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की कॉस्ट। डन। एक आपका हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, आउटपुट बिल्डिंग आया, मेथड कौन सा लगाऊंगा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, हर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालूंगा। एग्जाम्पल हो गया रियल एस्टेट यूनिट। और इसी टाइप से आपका अगला एग्जाम्पल हो गया यूनिट कॉस्टिंग। इसमें क्या है? आउटपुट आपका एक सिंगल यूनिट निकल के आएगी, मेथड लगाऊंगा यूनिट कॉस्टिंग। एक यूनिट की आउटपुट की कॉस्ट निकालूंगा, एवरेज आउटपुट की क्या कॉस्ट है। एग्जाम्पल हो गया पर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, पर बाइक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आपने सर्विसेज दी, उसकी क्या कॉस्ट आई, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। हर सर्विस की कॉस्ट, इसमें आपका एग्जांपल हो गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ने एक सर्विस दी, उसकी क्या कॉस्ट आई। एक बस ने एक सर्विस दी, उसकी क्या कॉस्ट आई पर टिकट। अगला आपका एग्जांपल हो गया सिंगल यूनिट, जो आप कस्टमर स्पेसिफिकेशन पे बना रहे हो। कस्टमर ने बोला मुझे ये जॉब ऐसे करके दो, मुझे मेरा ये ऑर्डर ऐसे बना के दो। एग्जाम्पल हो गया आपका एडवर्टीजिंग। एग्जाम्पल हो गया आपका टैटू, कि भाई इसमें ज्यादा डिजाइन है तो ज्यादा कॉस्ट आ गई, है ना। आपका अगला हो गया मल्टीपल एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, तो उसका मल्टीपल कॉस्टिंग। जैसे कि आपने कार बना के दी पर कार, तो उसमें एग्जांपल क्या हो गया? असेंबली इंडस्ट्रीज जो मोबाइल असेंबल कर रही है या कुछ भी असेंबल कर रही है,
उसमें वो मल्टीपल चीजें एक्टिविटी करेगी, मल्टीपल एक्टिविटी करेगी तो आउटपुट आएगा मल्टीपल वैरायटी वाला, और मेथड लगेगा मल्टीपल कॉस्टिंग। डन सर, समझ गए। सर कितना बड़ा चैप्टर है बेटा। लास्ट टॉपिक आ गया अब आपका, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। टेक्निक जो होती है ना, एक बैडमिंटन अगर आप खेलते हो तो स्मैश मारने की एक टेक्निक होती है। सो आप देखो मैंने एक्रोनिम कितने अच्छे से बनाए हैं कि आपके माइंड मैप हो जाए, आपको याद रहे। जब भी आप पढ़ो टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, आपके दिमाग में आना चाहिए स्मैश मारने की टेक्निक। स्मैश मारना यानी कि, अच्छा टेक्निक का मीनिंग क्या हुआ? टेक्निक का मीनिंग हुआ कि कोई भी अगर मैं कॉस्ट बुक्स में अकाउंट फॉर कर रहा हूँ, तो कौन से टेक्निक से मैं उस कॉस्ट को निकालूंगा। डन सर। सो एक आपका हो गया यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग आपका क्या हो गया? जब आपके बहुत सारे एक इंडस्ट्री है जिसमें सब लोग मिलकर डिसाइड कर लें कि यार अपने ना प्रोडक्ट की कॉस्ट हमको इस टाइप से निकालनी है, तो वो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग हो गया। इससे एडवांटेज क्या होगा कि सब लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया, तो एक दूसरे की कॉस्ट से इजीली कंपेयर कर पाएंगे कि भाई पर बाइक कॉस्ट क्या आ रही है, और सबका मेथड सेम है हर बाइक की कॉस्ट को निकालने का, कि भाई ओवरहेड को ऐसे लेना है, मटेरियल को ऐसे लेना है, लेबर को ऐसे लेना है, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐसे लेना है। वो आपका हो गया यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की टेक्निक, है ना। इसका और दूसरा एडवांटेज क्या है, इस सिस्टम में क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रू आएगा, क्योंकि सबका सेम आ रहा है, पूरा इंडस्ट्री का एज ए होल आ रहा है। तो जब आपकी मैनेज पॉलिसी बनेगी ना गवर्नमेंट की, तो वो बढ़िया से बनेगी, सबके फायदे के लिए बनेगी। दूसरा क्या हो गया आपका, मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक। मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक क्या बोलती है, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है, वो हो गया आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। सो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या हो गया कि जो कॉस्ट फिक्स हो गई वो भूल जाओ, अब मैं एक यूनिट और बनाऊंगा, एक यूनिट की कॉस्ट क्या आएगी, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। और उसी टाइप से अगर आपका होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एसएमए, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपके क्या बोलता है कि सारी कॉस्ट को मिला के एक यूनिट पे लगा दो। एक यूनिट बनाई तो फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट मिला के बताओ क्या कॉस्ट आई पर यूनिट। और मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है कि एक यूनिट एडिशनल बनाई तो उसकी क्या कॉस्ट आई। डन सर, समझ गए। वॉल्यूम में चेंज आया तो क्या कॉस्ट आई। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंस एनालिसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है आपकी इस टेक्निक में, आप एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट ले लेते हो कि कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, देन एक्चुअल जो कॉस्ट आती है उससे कंपेयर करते हो, उसको कंट्रोल करते हो, उसको एनालाइज करते हो। सो उसको आप बोलते हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की टेक्निक लगाई है मैंने। डन सर। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्टिंग होता है यार जो हुआ देखा जाएगा, लगने दो कॉस्ट, लास्ट में बैठ के ना एनालाइज कर लेंगे क्या कॉस्ट आई, और उसके हिसाब से हम प्रॉफिट डालेंगे और यूनिट निकाल लेंगे। सो इसमें ना इसकी यूटिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। इसमें हम पोस्ट कॉस्टिंग निकालते हैं बाद में, और कई बार कंटिन्यूस निकाल रहे होते हैं कि ये काम हो गया जॉब का, ये पार्ट हो गया इसकी कॉस्टिंग बता दो, ये पार्ट हो गया इसकी कॉस्टिंग बता दो, पर पहले से कोई लेना देना नहीं है। सो वो भी आपके कॉस्टिंग निकालने की एक टेक्निक हो गई। स्मैश, स्मैश यानी एस यानी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग या फिर सेम सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है। एम यानी मार्जिनल कॉस्टिंग, ए यानी कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एस यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और एच यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। डन सर, याद भी हो गया, बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया, आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। फटाफट एक बार क्विकली ग्लैंस कर लेते हैं फिर वीडियो कंप्लीट करेंगे। फटाफट आपने हमने देखा, डेफिनेशंस देखी कॉस्ट की, कॉस्टिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग की, जो बड़ी सिंपल सिंपल थी। कॉस्ट की डेफिनेशन होती है जो भी मैंने रिसोर्स गिव अप करे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अकाउंटिंग होती है मैंने अकाउंटिंग करी, अकाउंटेंसी होती है मैंने प्रिंसिपल लगाए, मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल लगाए, कॉस्ट को मैनेज करा। ऑब्जेक्टिव है मेरा सर सीए पार करना है। सीए पार क्या करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है। अकाउंटिंग पढ़ने के बाद कॉस्ट को मुझे असरटेन करना है, मुझे अपना प्राइस निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, और साथ के साथ मुझे मैनेजमेंट को असिस्ट करना है डिसीजन मेकिंग में। और मुझे कॉस्ट को करना है रिड्यूस। कॉस्ट रिड्यूस के एजम्पशन क्या है, सेविंग है यूनिट कॉस्ट में, सेविंग परमानेंट है, और मेरी क्वालिटी खराब नहीं हुई है। डिफरेंस देखा हमने, मेंटेन करना है या कॉस्ट को रिड्यूस करना है, लोवेस्ट पॉसिबल लेवल पे मेंटेन करना है, कॉस्ट को कंटिन्यूस रिड्यूस करना है, पास्ट और प्रेजेंट की बात करना, फ्यूचर की बात करना, प्रिवेंट करना है, करेक्ट करना है। कॉस्ट कंट्रोल खत्म हो जाता है जैसे टारगेट अचीव हो गया, इसमें कोई खत्म नहीं होता, रिड्यूस करते जाओ। स्कोप क्या है, सी ए सी एस सी एम है। मैंने कॉस्टिंग पढ़ ली, अब मैं कॉस्टिंग का अकाउंटिंग कर सकता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, कंपैरिजन कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, रिपोर्ट बना सकता हूँ, और जो मेरी स्टेटूटरी कंप्लाइंसेस है उनको फुलफिल कर सकता हूँ। माफ कर दो, डिफरेंस मत पूछो यार, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। पार्डन, पार्डन यानी कि डिफरेंस है नेचर में, ऑब्जेक्टिव में, एरिया में, डाटा रिकॉर्ड करने के तरीके में, डेवलपमेंट कैसा होता है, रूल्स और रेगुलेशन में क्या इम्पैक्ट आते हैं, स्पेसिफिक है कि आपके कैसे फ्लेक्सिबल हैं। और सिमिलरली आपका पार्डन टू हो जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस, ऑब्जेक्टिव में, नेचर में, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा में, तो सिमिलर सिमिलर है।
बट आपको अगर मीनिंग अंदर का समझा हुआ है तो आप सारे पॉइंट लिख सकते हो। डन है। और उसके बाद हमने देखा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का रोल क्या है। रोल है आपका, आप क्या काम आता है आपका, मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट को असिस्ट करता है प्लानिंग करने में, और तो और मैनेजमेंट को कॉस्ट अलोकेट करने में, इस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है हेल्प करता है। काम क्या करता है आपका डिपार्टमेंट, क्या काम करता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट मेरा ये काम करता है, कलेक्शन करता है कॉस्ट की, फिर हर ऑब्जेक्ट को कॉस्ट असाइन कर देता है, असाइन करने के बाद बजट बनाता है, भाई तू इतने कॉस्ट पे ही अगला साल ऑपरेट करियो, मैनेजमेंट के लिए एमआईएस निकाल के देता है, और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की परफॉर्मेंस इवेलुएट करता है। यूजर कौन हो सकते हैं, पोएम हो सकते हैं, पॉलिसी मेकर, मैनेजर, ऑपरेशन लेवल स्टाफ एम्प्लॉय। एक्सटर्नल यूजर कौन हो सकते हैं, कार्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स, ऑडिटर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटी, शेयर होल्डर्स। सबको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, इनके नाम में ही छिपा इनको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। सिंपल है। गुड कॉस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होगा, जो गुड होगा, गुड बॉय होगा, सच बोलेगा। सच कौन बोलेगा, आई फैक्ट्स, यानी मैं हमेशा ट्रूथ बोलता हूँ, और ट्रुथ बोलता हूँ। सो आई इंटीग्रेटेड होगा, फ्लेक्सिबल होगा, और एक्यूरेट होगा, और आपका वो होगा यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट, और ट्रस्ट होगा आपके सिस्टम पे, और तो और आपका सिंपल होगा। ठीक है जी। फैक्टर क्या होंगे, आपको इंस्टॉल करने से पहले क्या देखना है, उसका हिस्ट्री अच्छा होना चाहिए, बायोपिक ओके होना चाहिए, यानी कि आपका बिजनेस कैसा है जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की क्या है, छोटी है बड़ी है, प्रोडक्ट को समझना है, प्रोसेस को समझना है, इंफॉर्मेशन कैसे कैसे सिंक होना चाहिए, आपको कौन से कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने जरूरी हैं, क्या आपके स्टेटूटरी कंप्लायंसेस हैं, क्या आपको इन्फॉर्मेशन के फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, ये जानना है। सर आईटी का क्या इम्पैक्ट है, अल्टीमेट इम्पैक्ट है, अल्टीमेट इम्पैक्ट है। इंटीग्रेट हो रहा है, पेपरलेस इन्वायरमेंट में हेल्प कर रहा है, मोबिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है, टाइमली मैनर में एक्यूरेसी के साथ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यूनिफॉर्म इन्फॉर्मेशन दे रहा है आईटी की वजह से, वेरिएंस रिपोर्ट दे रहा है, रियल टाइम बेसिस पे एनालाइज कर रहा है, डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम से कैसा डाटा निकलता है, डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम का काम है डाटा निकालना, डाटा को क्लासीफाई करना, डाटा डाटा डाटा, डाटा टाइम स्पेंड का, डाटा रिसोर्स कंजम्पशन का, डाटा मार्केट प्राइस का, डाटा प्रोडक्ट की डिमांड का। बेनिफिट क्या है डिजिटली होने के, डिजिटल होने के बेनिफिट है आप एमडी होने का एम सेट कर सकते हो। कैसे, कॉस्ट असरटेन कर सकते हो, डिजिटल हो तो डाटा निकाल सकते हो टाइम स्पेंड का, डिजिटल हो तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट पहले से शेड्यूल कर सकते हो, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को हटा सकते हो, स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो, कॉस्ट एलिमिनेट कर सकते हो, मार्केट प्रोडिक्ट कर सकते हो, और आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इंप्रूव कर सकते हो। ऑब्जेक्ट क्या होता है, पर ऑब्जेक्ट की क्या कॉस्ट निकल रही है, पर ऑब्जेक्ट की क्या कॉस्ट निकल रही है। यूनिट क्या हो सकता है, मैं किस यूनिट में हर इंडस्ट्री की कॉस्ट को निकाल सकता हूँ। डन सर। किस यूनिट में मैं उनको एक्सप्रेस कर सकता हूँ और असरटेन कर सकता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होते हैं वो जिनको कॉस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिनको रिवेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैनेजमेंट ने अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करी है, जिसको प्रॉफिट का काम दिया है, और जिसको बोला है प्रॉफिट के साथ साथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कर ले। लिमिटेशन क्या है, रेड है, रिकंसिलिएशन चाहिए, एक्सपेंसेस हैं, डुप्लीकेशन हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कर रहा हूँ और साथ के साथ कॉस्ट अकाउंटिंग भी कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन करूंगा, एफसी बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड के तरीके से मैं इनको क्लासिफाई कर सकता हूँ। क्लासिफिकेशन हमने बहुत डिटेल में कवर कर ली। और कैसे मैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग मेथड से डिवाइड कर सकता हूँ। हाई लो कॉस्ट मेथड हो गए मेरे मैथमेटिकल कंप्यूटर जॉब, किस किस मेथड से मैं कॉस्ट को असरटेन कर सकता हूँ, उसके हमने एग्जाम्पल भी देखे, एक बार फिर से रीड आउट कर लेना। और टेक्निक हो गई आपकी स्मैश, यानी कि कौन सी टेक्निक से मैं कॉस्ट को निकाल सकता हूँ, उसकी टेक्निक हो गई आपकी स्मैश। सो हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसको मैं आप, यही आपकी गुरु दक्षिणा हो जाएगी, क्योंकि गुरु दक्षिणा के बिना आपकी विद्या फलती ही नहीं है। ये एक जनरल लाइफ में कॉन्सेप्ट मान लीजिएगा। कोई भी काम करिए तो कोशिश कीजिए उसमें गुरु ज़रूर बनाइए, ताकि वो काम आपका सरलता से हो और ज़्यादा इजीली हो, चाहे प्रोफेशनल हो या एजुकेशन हो। डन। और इसमें आपको एक्रोनियम बनाने की टेक्निक भी आप सीख जाइए। जैसे कि आपने टेक्निक पढ़ा, अपने सबके फर्स्ट लेटर उठा लिए, उसको उठा के जंबल वर्ड वेबसाइट पर डाल दिया, और उसका आपका जो वर्ड बनाना, और जो आपका मोस्ट यूजफुल वर्ड हो उसको आप यूज करके एक्रोनियम बना सकते हैं। ये आप सिर्फ कॉस्टिंग में नहीं, सारे सब्जेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। और हमने कोई भी कॉन्सेप्ट आईसीआई मॉड्यूल का इसमें छोड़ा नहीं है नोट्स में, सब कुछ बहुत अच्छे से कवर करा है। नोट्स को आप यूज करके बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ये नोट्स थोड़े लंबे जरूर हैं, पर कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं करा है, और ज्यादातर आपको जो हाईलाइटेड पार्ट है वही लिख के आना है। सो इसी के साथ हमारी ये
चैप्टर कंप्लीट होता है। सो एक चीज़ और आप हमेशा ध्यान रखिए, अपने एफर्ट्स के साथ इम्पेशेंट रहिए और रिजल्ट्स के साथ पेशेंट रहिए। रिजल्ट ज़रूर निकल के आएगा, एफर्ट में हमें कोई कमी नहीं करनी है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो सो